स्वागत है आपका खरा सौदा में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार पहुंचे हैं, लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बाजार एक दिशा की तलाश में है। और कल के सत्र में हमने देखा कि दिन भर एक रेंज में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता रहा और आखिरकार निफ्टी बिल्कुल सपाट बंद हुआ, एक सवा अंकों के गेंस के साथ। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर गिरावट रही करीब करीब 137 अंकों के आसपास की। सरकारी बैंकों में जो हमने सोमवार को जो हमने तेजी देखी, कल थोड़ा सा वो फेड भी हुआ और बाकी बैंकों से उतना सपोर्ट मिल नहीं पाया। आज निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी है, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन से लेवल क्रुशियल होंगे, क्या निफ्टी के लिए जो तगड़ा वाला सपोर्ट है वो 25,850 के आसपास है, निफ्टी बैंक 54,000 के ऊपर कितना मजबूत होगा, कहां तक जाएगा और कौन से शेयर सपोर्ट करेंगे, ये सारी की सारी रणनीति आपके लिए हम जानेंगे। अगले 2.5 घंटे तक आपके साथ रहेंगे और तमाम खबरें, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम रिसर्च आपके सामने रखेंगे। ग्लोबल बाजारों का मूड भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स के साथ, जिन पर आज रहेगी बाजार की नजर और पूरा दारोमदार भी इन पर रहेगा। तो डाउ जोन्स और S&P अमेरिकी बाजारों में लगातार हम देखने की तेजी है। 4 सत्र से इंडेक्स चढ़ रहा है। डाउ जोन्स, S&P भी नए शिखर पर है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें 25,920 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो ग्लोबल बाजारों से अगर हम संकेतों की बात करें तो थोड़े से हम ये कह सकते हैं कि आज के लिए मिक्स्ड है। गिफ्ट निफ्टी हल्का सा कमजोर जरूर है, लेकिन सोना चांदी लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। सोने की अगर हम भाव की बात करें तो $2680 के ऊपर सोना पहुंच गया है और MCX पर सोना पहली बार 75,000 के पार निकला है। तो सोने में जोरदार तेजी है। आज फिर से जो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज हैं वो निश्चित तौर पर फोकस में रहेंगी, मुथूट और मणप्पुरम भी, बाकी ज्वेलरी शेयर तो रहेंगे ही रहेंगे। आरपीजी ग्रुप की कंपनी KEC इंटरनेशनल है, इसका QIP खुला है और QIP की अगर हम बात करें तो करीब करीब 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कल के बंद भाव से 5% के डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस है 976 रुपए। डेल्टा कॉर्प ये 2 अपने कारोबार का डिमर्जर करने जा रही है कंपनी, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट कारोबार। इनके लिए एक सब्सिडरी है डेल्टा पेनलैंड, हाल में ही सब्सिडरी का ये गठन हुआ था और इनमें ये कारोबार का डिमर्जर हो जाएगा। स्वैप रेशियो वगैरह क्या होगा वो आपको हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन Hyundai मोटर्स और स्विगी के IPO को सेबी से मंजूरी मिल गई है। ऑटो स्पेस की बात करें तो किसी कार कंपनी का करीब करीब 20 साल के बाद ये पहला IPO होगा Hyundai की तरफ से और साइज भी ठीक ठाक है। 25,000 करोड़ रुपए के IPO की बातचीत हो रही है। 2003 में मारुति सुजुकी का IPO आया था और उसके बाद अब हम देखेंगे कि किसी कार बनाने वाली कंपनी का IPO आएगा। Hyundai मोटर्स पर नजर रहेगी आगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबल बाजारों का मूड और माहौल कैसा है। और अभिषेक आपसे ही समझना चाहेंगे, बताइए ओवरनाइट क्या कुछ एक्शन देखने को मिला। हालांकि ये तो समझ आ रहा है कि वो भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच, जैसा कि आप दिशा की तलाश कह रहे थे, शायद वहाँ पर भी ऊपर तो जा रहे हैं बाजार पर, बहुत ज़्यादा फिलहाल एक्साइटमेंट नहीं है, पर कमोडिटीज़ में एक्साइटमेंट भरपूर है। क्यों अभिषेक? बिल्कुल बिल्कुल शिशी, सही कहा आपने। देखिए जैसे जैसे हम शिखर की तरफ जाएंगे ना, नए शिखर को जब फतह करेंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ी थकान होगी और वो लाजमी भी है। अमेरिकी बाजारों में भी हम लगातार रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देख रहे हैं, लेकिन अब वो चाल जो होगी थोड़ी थोड़ी सीमित जरूर हो गई है। कल भी हमने देखा कि डाउ जोन्स और S&P ये दोनों के दोनों इंडेक्स नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं और ऐसे नैस्डैक की बात करें तो वहां पर करीब करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी रही है। एनवीडिया में तेजी से नैस्डैक को सपोर्ट मिला और पूरे बाजारों को भी सपोर्ट हमने देखा है। चीन में जो रिजर्व रेशो में जो कटौती की गई और उस राहत पैकेज के बाद हमने माइनिंग शेयरों में तेजी देखी है। कल नजर होगी जेरोम पॉवेल और कई फेड के अधिकारियों के स्टेटमेंट पर। देखना होगा कि आगे को लेकर वो किस तरह की राह सुझाते हैं, उनका बयान क्या निकल के आता है। लेकिन वीकली बेरोजगारी दावों के आंकड़े आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। तो आगे अब जो डेटा बिल्ड होते हैं देखते हैं उस पर किस तरह की आती है। अदरवाइज कुछ खास रीड करने को ग्लोबल बाजारों से नहीं है। एशिया की अगर हम बात करें, आज अगर आप देखेंगे चाइना से जो भी स्टिमुलस आया ना, मतलब उसका बहुत ज़्यादा हम असर नहीं देख रहे हैं। मतलब थोड़ा सा टिकना चाहिए था, मतलब अगर इसको देखें तो, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं आया। और कमज़ोरी के साथ साथ
गिफ्ट निफ्टी में कारोबार हो रहा है, लेकिन हाँ, चीन और हांगकांग के बाजार अगर देखेंगे तो वहां पर जरूर दीजिए, थोड़ा सा लेट वहां मूवमेंट आ रहा है, लेकिन वो बाजार टिक रहे हैं। 2 से 3% की अच्छी खासी मजबूती हो रही है। गिफ्ट निफ्टी के करीब 20 अंक नीचे है, 25,930 के आसपास है। ऑलरेडी हम रिकॉर्ड हाइस पर हैं, तो थोड़ा सा आपको डाइवर्जन जरूर दिखेगा उनके मुकाबले। लेकिन अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो निश्चित तौर पर एमसीएक्स पर सोना पहली बार 75,000 रुपए के ऊपर है। कॉमेक्स की बात करें तो गोल्ड वहां पर $2680 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है, नए रिकॉर्ड हाइस पर है। क्रूड हालांकि एक छोटे दायरे में है, ब्रेड क्रूड का भाव है $75 के आसपास, तो क्रूड के भाव में ज्यादा चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन सोने जरूर आज फोकस में रहेगा नया रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद, और गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज आज फोकस में निश्चित तौर पर रहेंगी। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि एफआईज की और डीआईज की पोजीशनिंग किस तरह से है, उनकी तरफ से किस तरह की बाइंग आई है, और आज आपको निफ्टी में और निफ्टी बैंक में क्या करना है। निफ्टी बैंक की आज तो एक्सपायरी भी है। कैश मार्केट में कल हमने देखा कि 2784 करोड़ रुपए की सेलिंग आई है एफआईज की तरफ से, और डीआईज की अगर हम बाइंग की बात करें वो है 3868 करोड़ रुपए की। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें 26,143 करोड़ रुपए की सेलिंग है वहां पर। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, एफआईज ने बाई तो किया, अच्छा सपोर्ट दिया है पूरे सितंबर के महीने में, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं कि अब आंकड़े रुक रुक के आ रहे हैं, एक दिन बाई आ रही है, एक दिन सेल आ रहे हैं। और जैसा कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि जो लॉन्ग होल्डिंग है ऑलरेडी 75% के आसपास है, क्या संकेत है वहां से? देखिए वो 75 से कल 72 हुई है, और कल इसलिए हल्का सा आप दबाव भी देख पा रहे थे। कल फर्स्ट डे ऐसा था जब हमने मार्केट के अंदर पिछले 90 दिनों में या 100 दिनों में पहली बार ऐसा बोला है कि अब आपको ख़रीदारी करते समय थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम ख़रीदारी करें या फिर अभी नहीं करें, या अभी थोड़ा रुक जाए। इससे पहले कभी भी हमने आपको रोका नहीं किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन कल हमने पहली बार आपके सामने पॉइंट उठाया। और कल आप दिन भर का मार्केट उठा के देख लो, कल निफ्टी के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट जुड़े, सिर्फ 2 पॉइंट। ये 26,000 का इंडेक्स है, नेट में क्लोजिंग सिर्फ 2 पॉइंट की, 2 भी मैंने राउंड में बोला है, एक्चुअली में है तो 1 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स निफ्टी की कल की क्लोजिंग। दूसरा, बैंक निफ्टी की कल क्लोजिंग देखेंगे तो वो आपको करीब 100-150 पॉइंट नीचे दिखेगी। तो मार्केट ने पूरी तरह से एक साइडवेज कंसोलिडेशन का रूप अपना लिया। पुरानी बात है इसके अंदर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिक्विडिटी मार्केट के अंदर, ग्लोबल संकेत, तीसरा एफआईज होल्डिंग, ये सब चीज़ें, और चर्निंग ऑफ सेक्टर्स, ये सब चीज़ें बाजार को गिरने नहीं देंगी, क्योंकि किसी में किसी भी तरह का कोई भी क्रैक विजिबल नहीं है। लेकिन बाजार की वैल्यूएशन, बाजार में मोमेंटो, बाजार का छोटे समय में ज़्यादा तेज़ी से चल जाना, ये सारी चीज़ें आपको खरीदने के लिए रोकेंगी। ये कुल मिला के लेवल्स का और बहुत ही प्रोफेशनल और डिसिप्लिन्ड लोगों का काम है। इसमें एक तरफा मार्केट के अंदर नहीं होगा कोई भी चीज़, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, अब आपने एफआईज की होल्डिंग के बारे में पूछा, तो मैं एक एक करके पॉइंट्स एफआईज की होल्डिंग और प्लस रोल ओवर के नंबर भी साथ में जोड़ूंगा, क्योंकि रोल ओवर के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय चेक करना है, जो मैंने कल भी आपको नोटिस करवाए थे। पहले आते हैं एफआईज की होल्डिंग पे। एफआईज के पास करीब 72% की होल्डिंग है, कल तक ये 75% थी, तो 3% से घटी है। कल आपको ध्यान होगा, कल हमने आपको कार्यक्रम में, इसी कार्यक्रम में बताया था कि 1% प्लस माइनस हुआ तो कोई मतलब नहीं है, कम से कम 3% का फ़र्क आना चाहिए एफआईज की खरीदारी और बिकवाली में। तो एफआईज की बिकवाली हुई 3% के आसपास की, ये इंडिकेट करती है कि मार्केट के अंदर थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन होगा, और 101% होगा, आप इसको देखिएगा ज़रूर। दूसरा पॉइंट, रिटेल के पास करीब 34% है, तो कल रिटेल ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। तीसरा पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं रोल ओवर के नंबर भी जोड़ूंगा इसके साथ में। लॉन्ग पोजीशंस डीआईज की है 41%, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, परसों भी 41% ही थी। डीआईज कुछ कर नहीं रहे, रिटेल के पास माल नहीं पड़ा, एफआईज के पास होल्डिंग एक्सेस है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके होल्डिंग इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, वो 75 से 78 मैक्स टू मैक्स जाएगी, क्योंकि एवरेज 75 से 78 की रेंज आती है। ठीक, तो मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि 2-4% बढ़ा भी दिया तो बाजार के पास 100, 200, 300 पॉइंट है, लेकिन अगर घटा दिया तो बाजार के पास 500 से 700 पॉइंट है, यानी कि रेशो गिरते समय थोड़ी ज़्यादा होगी। इसलिए मैं एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ कि उनकी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, जिसका बेनिफिट आपको बाइंग ऑन डिप्स के तौर पर मिलेगा। तो इसलिए डिप की वो वेट करनी चाहिए, क्या सब्सटेंशियल डिप आएगा या छोटा डिप आएगा, वो एफआईज की होल्डिंग और रिटेल की पार्टिसिपेशन से पता लगेगा।
इन सब के बीच में मैं एक कनेक्टर और डाल देता हूँ, इसको हम कहते हैं रोल ओवर, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है बड़ी वाली, कल निफ्टी सीरीज खत्म कर देगा। तो रोल ओवर की इस समय पोजीशन बैंक निफ्टी की 56% है और निफ्टी की 53% अराउंड रोल ओवर है। कहने का मतलब सिर्फ यही बनता है कि इस समय आप अपनी पोजीशंस को ज़्यादातर लोग इसी समय ही काट रहे हैं, वो अगली पोजीशंस को लेके नहीं जा रहे। नहीं तो बैंक निफ्टी का रोल ओवर आज मैं 10% भी जोड़ दूंगा ना तो 56 से 66% ही पड़ेगा, जो कि 3 महीने की एवरेज से कम है, क्योंकि आप एब्सोल्युटली का अच्छा गेन कमा के आए हो, इसलिए लोग अगली सीरीज में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। जब अगली सीरीज में ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो ये होगा कि अगली सीरीज आपकी डल हो जाएगी। इसी सीरीज में एक्शन भरपूर हो जाएगा, पहले 5-6 दिन आप डल सीरीज के अंदर ट्रांसफ़र लेके जाएंगे। तो इसलिए आप 26,000 26,200 को एक मैक्सिमम अभी मान के चलिए कि मैं जब सौदों का रोल ओवर भी कर रहा हूँ तो 26,000 26,200 मेरा मैक्सिमम जाएगा। कल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपने 26,000 छुआ उसके बाद आप फिर से नीचे आ गया। मार्केट को हाथ लगा के वापस आना है फिलहाल के लिए, ये कम से कम पूरी एक्सपायरी ऐसे ही निकालेगा। ये मैं आपको डाटा के बेसिस पे बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। पुट कॉल रेशो भी मैं इसी के साथ ही जोड़ देता हूं, क्योंकि आपस में एफआईज का कनेक्शन उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट कॉल रेशो 1.31 निफ्टी का, 1.13 बैंक निफ्टी का है। दोनों क्या महंगे है? मैं बोलूँगा निफ्टी स्लाइटली महंगा है, बैंक निफ्टी अभी उतना नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट करते समय या फिर अपने प्रॉफिट बुकिंग करते समय पहले निफ्टी के अंदर करना, बैंक निफ्टी के अंदर सेकंड बार पे करना। ठीक है, तो ये एफआईज की डीआईज की पूरी एनालिसिस हो गई है। अब निफ्टी पर आ जाते हैं। कल जो बढ़त रही 1.35 पॉइंट की रही, मतलब 1.5 अंकों से भी कम की, और बिल्कुल आखिरी के 10-15 मिनटों में हमने देखा कि 26,000 के ऊपर 26,011 के आसपास गए थे, वहां से करीब 60-70 अंक नीचे आ गए। मेटल का कल सपोर्ट रहा डिम्पी, और आईटी शेयर भी हाल फिलहाल के थोड़े करेक्शन के बाद फिर से थोड़ा सा रंग में आते हुए दिखे। आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, और जो कह सकते हैं कि मजबूत वाला सपोर्ट है वो कहां पे है? 25,800 या 850? दो सपोर्ट रखने पड़ेंगे आपको। पहला 25,800 का तो नियर बाय का सपोर्ट है, जिनको सीरीज टू सीरीज प्ले नहीं करना, जिनको सिर्फ ये प्ले करना है कि अच्छा एक और पॉइंट, जब ज़्यादातर लोग सौदे इसी सीरीज में काट रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको भी काट लेना चाहिए। मेरे को नहीं पता कि अक्टूबर सीरीज कैसे जाएगी, कोई भविष्यवक्ता बता सकता है, ऐसी कैलकुलेशन डाटा नहीं बता सकता कि आज आप खड़े हों और 15 अक्टूबर को क्या होगा, ये मेरे को तो नहीं पता। किसी को ये विद्या आती हो तो वो अलग बात है, हमारे को नहीं आती है। पहला पॉइंट तो अक्टूबर सीरीज में क्या होगा अभी ये डाटा फेच करके आपको नहीं बता पा रहा है, ठीक, लेकिन इतना ज़रूर बता पा रहा है कि इस सौदों की कटान इसी मंथ में ज़्यादा हो रही है। अगला महीना आपका सीरीज थोड़ा डल लेके जाएगा। ये डल मैं 2 पॉइंट से कह रहा हूँ, डल पॉइंट्स में भी कहूँगा, डल एक्शन में भी कहूँगा, क्योंकि विक्स भी आपका गिरा हुआ है। विक्स आप देखेंगे 13 साढ़े 13 का विक्स है, और किसी भी तेज़ी या मोमेंटम को एक नया दौर बनाने के लिए कम से कम 15 के विक्स की रिक्वायरमेंट होती है। 13 साढ़े 13 के विक्स की रिक्वायरमेंट से काम नहीं चलेगा। ये पहला है जब हम सीरीज ट्रांसफ़र ले रहे हो। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि निफ्टी के सपोर्ट, तो पहला हो गया 25,800, ये बिल्कुल नियर बाय का सपोर्ट है। दूसरा है 25,500, ये सीरीज का सपोर्ट है। मान लो मेरे को सैप टू ओसीटी जाना है, यानी कि सितंबर से अक्टूबर सीरीज में जाना है, तो ओसीटी सीरीज के अंदर आपको लेके जाने के लिए 25,500 अपना रखो अपना स्टॉप लॉस और कैरी कर जाओ। बोले सर इतना तो थोड़ा डीप नहीं हो गया, 400 पॉइंट का 100% डीप है, तो फिर आपका प्रॉफिट भी तो 26,200 26,300 400 500 तक का बनता है, तो प्रॉफिट भी तो मैं बड़ा करके दे रहा हूँ आपको, रेशियो में 1:1 बना के, ठीक। तो ये आपके लिए आपको सोचना है। आप बोले हम इतना डीप नहीं रख सकते सर, बिल्कुल नियर बाय का बताओ, तो फिर 25,800 का आप नियर बाय का स्टॉप लॉस रखो, सीरीज के अंदर ट्रांसफर ले जाओ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, सीरीज की जो रोल ओवर कॉस्ट आती है, जिसको अगले महीने में ट्रांसफर ले जाने की कॉस्ट आती है, वो 138 रुपये है। आपकी निफ्टी 138 पॉइंट महंगी हो जाएगी अगर आप अगले महीने लेके जा रहे हो तो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना आप। और आपकी बैंक निफ्टी करीब 250 पॉइंट महंगी होगी अगर आप लेके जा रहे हो अगले महीने। तो समय तो मिल जाएगा, बट समय की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसलिए अभी सीरीज का अगर आपको काटना है तो मेरी तरफ से हाँ है, मैं इस पक्ष में ज़्यादा हूँ कि सीरीज में सौदों की कटान कर लेनी चाहिए। 25,800 आज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखो, 26,000 26,200 रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का, इसको पार करना मेरे को नहीं लगता इस सीरीज के बूते में है। अब इस सीरीज में बहुत दम निकल चुका है। एक और पॉइंट मैं बस मैं क्लियर कर देता हूँ,
करीब इस समय पुट कॉल रेशियो भी 1.31 चल रही है। इसको थोड़ा कूल ऑफ होने के लिए कम से कम और थोड़ा 100-200 पॉइंट नीचे आना होगा। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 25,800 बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग है। आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के एक बार सौदों को देख सकते हैं। शॉर्ट वॉट करना नहीं है, मैंने कल भी आपको मना किया था। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि शॉर्ट करके पैसा बनाओ। 100 पॉइंट आपको डर डर के कमाने हैं, ऐसा क्यों कमाने हैं? आप दम से अपने आओ ना मार्केट के अंदर 500 पॉइंट कमाओ। वो दम रखने के लिए आपको थोड़ा डिप्स डालना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। शॉर्ट करने वाले तो डर से पैसा बना रहे हैं इस समय। नजरिया निफ्टी 50 पे, पर डिम्पी निफ्टी बैंक के बारे में भी बताइए, वहाँ पे किस तरीके के रोल ओवर्स आते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि देखिए ये पूरा महीना निफ्टी बैंक के लिए भी काफ़ी शानदार रहा। यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई लेवल्स हमने देखे, पर क्या यहाँ पे जैसा कि आप बता रहे थे, क्या महंगा सौदा होगा अगर आप इसको रोल ओवर करते हैं? तो क्या आज यहाँ पे भी मुनाफा वसूली कर लें? देखिए 200, 250, 284 पॉइंट एक्चुअली में रोल ओवर कॉस्ट इस समय की, और 56% का रोल ओवर है। इस समय तक रोल ओवर ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी टिपिकली 60% को क्रॉस कर जाता है, तो वो नहीं है। इसका मतलब सौदों की कटान इसी महीने में हो रही है, अगले महीने आप रोल नहीं कर रहे। रोल तेजी का है कि मंदी का है, ये भी चेक करना पड़ता है कि आप तेजी के रोल ओवर पोजीशन हो रही है कि नेगेटिव रोल ओवर हो रही है। तो इस समय न्यूट्रल स्टांस है, ना तेजी का पोजीशंस बहुत ज़्यादा है, ना ही मंदी की पोजीशन अगली बार में रोल ओवर ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए अगली सीरीज डल जाएगी। दूसरा पॉइंट आपने कॉस्ट का पूछा, तो 250 रुपये, 284 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी अगर आपको अगले महीने में इसको ट्रांसफ़र लेके जाना है तो, एक सैप से लेके OCT में अगर जाना है तो। एक और पॉइंट आपने रेस किया कि इसने भी तो ऑल टाइम हाई लगाया। यही बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जब डाइवर्जेंस चल रहा था तो 1.5-2 महीने से डाइवर्जेंस चल रहा था। अगर आप मेरे से पूछेंगे लास्ट के 15 दिन किसके लिए ज़्यादा अच्छे रहे, तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छे रहे। उसने आपको 54,000 के लेवल को भी टेस्ट कर दिया। लेकिन पुट कॉल रेशो जो है, यानी कि पुट कॉल में ये पता लगता है कि आपके कितने मंदड़िए और कितने तजड़िए ऑप्शंस के अंदर खड़े हैं, उससे आपको चैनल चेक पता लग जाता है। तो पीसीआर ये बताता है कि 1.13 है अभी भी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में स्टीम अभी थोड़ी बची हुई है। ये बात मैंने आपको कल भी नोटिस करवाया था कि बैंक निफ्टी अभी भी स्पीड से भपक करके एकदम से ऊपर आ सकता है। वो कब आएगा, किसी न्यूज़ के साथ आएगा, मेरे को अभी पता नहीं है। लेकिन फिलहाल आप बैंक निफ्टी को रोल करना चाहे तो मैं 1 मिनट के लिए निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की अनुमति कर सकता हूं कि हाँ जी आप रोल करना चाहो तो लेके जा सकते हो। फिर सर स्टॉप लॉस क्या दोगे? तो स्टॉप लॉस मैं आपको दे देता हूं इसका, क्योंकि आप 54,000 के इर्द गिर्द बंद हुए हो, तो आप 53,800 का वेरी नियर बाय, और सीरीज का ट्रांसफर लेके जाना चाहते हो तो 53,500 का स्टॉप लॉस लगा के जाओ। बैंक निफ्टी में कम से कम आपको 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना ही होगा। अगर नहीं दोगे तो कट जाएगा, फिर उसके बाद बाजार ऊपर जाएगा, दुख हो सकता है। इसलिए मैं बैंक निफ्टी को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि अगर इनको रोल ओवर करना है तो ये रोल ओवर। 26,000 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट सपोर्ट भी काफी नजदीक है, और 25,800 पे सपोर्ट है। सो कहीं ना कहीं अगर वो 26,000 के ऊपर दोबारा क्रॉस करता है तो आपको थोड़ा सा वहां पे और 100-150 पॉइंट की मूवमेंट नजर आ सकती है, बट वो भी थोड़ा फारफेच लग रहा है सिंस थोड़ा ओवरहीटेड है, यहाँ पे ओवरबॉट जोन पे है निफ्टी। सो कहीं ना कहीं अगर 25,800 सपोर्ट को टेस्ट करता है तो वहां से इंट्राडे में बाई कर सकते हैं मुझे लगता है। तो अभी के लिए करंट लेवल पे आप इसको अवॉइड कीजिए निफ्टी को। और रही बात बैंक निफ्टी की, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सपायरी के अनुसार मुझे लगता है आज 53,800 से 54,100 ये एक्सपायरी रेंज नजर आ रही है बैंक निफ्टी में। अगर 54,100 के ऊपर निकलता है तो आपको लास्ट आवर में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 54,500 भी नजर आ सकता है, जहां पे रोल ओवर्स प्ले करेंगे। और अगर आपको कहीं डिप नजर आता है 53,500 तो 53,300, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा जहां पे आप रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग्स। करंट लेवल पे थोड़ा अवॉइड कीजिए, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आप कह रहे हैं बाइंग ऑन डिप्स, और निफ्टी के लिए कह रहे हैं थोड़ा सा भी अवॉइड करने की रिकमेंडेशन है, इसलिए हमने होल्ड डाल दिया। होल्ड का मतलब यह है कि नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। 53,800 जो हमने नियर बाय का सपोर्ट बताया, ऑलमोस्ट मैम ने भी यही आपको बताया है, और 54,100-200 पे आके थोड़ा थकेगा भी, तो यहाँ तक आने दो, पार हो जाने दो, फिर देखेंगे। ऑल टाइम हाई पे है, कोई रेजिस्टेंसेस होते नहीं है, बट फिर भी स्ट्रेंथ
ये चेक की जा सकती है कि कहाँ तक वो छलांग मारेगा। तो ये छलांग मारने की जो रेशो है वो 51-100 तक है और निफ्टी को हमने इस समय अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। ना तो शॉर्ट करें ना ही लॉन्ग करें, कुछ तो होने दो, उसके बाद हम खुद आ जाएंगे। राहुल घोष भी मेरे साथ तो भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, उनसे भी करेंगे बातचीत। लेकिन सोनी पटनायक, इन बिटवीन अपने आप शेयर्स बता दीजिए, आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? जी डिम्पी जी, यहाँ पे पहला मेरा ट्रेड रहेगा फार्मा स्पेस में से ल्यूपिन। मुझे लगता है कि ल्यूपिन काफी अच्छे करेक्शन 2130 2140 रेंज से जो करेक्ट किया है, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक किया है। अभी दोबारा वो 2200 के ऊपर सस्टेन किया है। सो यहाँ पे एक जो 1020 ईएमए के हर्डल को है उसको क्रॉस किया है। सो ल्यूपिन आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। हल्की से अगर आपको डिक्लाइन नजर आता है टुवर्ड्स 2200, तो वहां तक भी आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है 2180, टारगेट रहेगा 2250 2270। साइमल्टेनियसली अगर किसी को ऑप्शंस में पार्टिसिपेट करना है तो आप ल्यूपिन की अक्टूबर सीरीज 2300 कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। आप वो बाय कर सकते हैं 46 47 इस रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 35 का और आपका पहला लक्ष्य रहेगा 65। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा लक्ष्य आपका 80 रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी एक साइमल्टेनियस ऑल्टरनेटिव है। दूसरा रहेगा यहाँ पे हम बाय टेक स्पेस में से, आईटी स्पेस में से इन्फोसिस, जहां पे एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। सो सिमिलर फॉर्मेशन बनाया है, काफी अच्छे सपोर्ट 1860 1870 सपोर्ट से यहाँ से बाउंस कर रहा है। सो स्टॉप लॉस लगाए इन्फोसिस में 1870। टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 1960 का। हमें लगता है कि 1020 ईएमए के हर्डल को क्रॉस किया है, सो टुवर्ड्स 1960 पॉजिटिव आउटलुक बनता है अक्टूबर सीरीज के लिए। ठीक है, तो सोनी की तरफ से एक आईटी शेयर और एक फार्मा शेयर हो गया। आईटी में हम ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन होके अब ये चलने के लिए तैयार हैं। इन्फोसिस में टारगेट होगा 1960 रुपये का, स्टॉप लॉस 1870 का। और ल्यूपिन ये शेयर लगातार मजबूत है, इसमें टारगेट होगा 2250 का और 2270 रुपये का। 2 शेयर हो गए। हमारे एक और मेहमान जुड़ गए हैं, राहुल घोष हमारे साथ हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके पीछे मैं ना 2 बढ़िया तस्वीरें नजर आ रही थी, जरा बताएंगे वो किस चीज की तस्वीरें हैं? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो जो मैगजीन के कवर पे मैं आया हूँ, तो घर पे जो मेरा ऑफिस है उसमें उसको थोड़ा बड़ा करके वो मैगजीन का कवर आई हैव फ्रेम्ड इट एंड केप्ट इट ओवर देयर। अच्छा, कौन सा मैगजीन है सर? तो बिजनेस वर्ल्ड हुआ है, एंटरप्राइज वर्ल्ड हुआ है, अभी हाल ही में नेक्स्ट मंथ फोर्ब्स में आ रहा है। तो जैसे जैसे आया है आई हैव पुट इट ओवर देयर। चलिए, बढ़िया है। उम्मीद करेंगे कि नहीं पूरी दीवार भर जाए ये कवर पेज के साथ। शुरुआत कर लेते हैं आपके स्टॉक्स के साथ। बताइए आज कहां पर आपको तेजी दिख रही है? तो 2 काउंटर्स दोनों लॉन्ग साइड पे हैं। एक है सन फार्मा और दूसरा है हिंडाल्को। पहले हिंडाल्को की बात करते हैं। तो कल बहुत ही एक बुलिश क्लोजिंग के साथ बड़ा ग्रीन कैंडल बना, अच्छा वॉल्यूम्स था, ब्रेकआउट भी हुआ है। 725 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। 717 पे क्लोज हुआ था शायद कल शाम को। 725 के ऊपर लॉन्ग, 701 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 760 का टारगेट रखेंगे। दूसरा स्टॉक है सन फार्मा। आप नोटिस करेंगे सन फार्मा कॉन्स्टेंटली अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर वॉक कर रहा है, जो टेक्निकली एक पॉपुलर टेक्निकल पैटर्न है जो अपसाइड की तरफ इशारा कर रहा है। और एकदम स्टेडी अप मूव है। 3 दिन अप मूव होता है, 1 दिन का करेक्शन होता है, 2-3 दिन अप मूव होता है, फिर से एक करेक्शन होता है। तो बहुत ही स्टेडी अप मूव है। और 1868 जो कल का क्लोजिंग है वहां पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका होगा 1840 पे और टारगेट इसका होगा 1950 पे। तो सन फार्मा और हिंडाल्को पे लॉन्ग साइड पे ट्रेड। एक और शेयर आपके लिए आ गया। इस और हिंडाल्को के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 760 और 780 का। कल बहुत ही शानदार हमने हिंडाल्को के शेयर में तेजी देखी है, लेकिन ये तेजी अभी और कंटिन्यू होगी, ऐसा भरोसा है राहुल जी को। सन फार्मा के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 1950 रुपये का। 1840 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसको ट्रेड करना है। तो नज़दीक का स्टॉप लॉस है और दूर का टारगेट है। ये 2 शेयर हो गए खरीदारी के लिए राहुल जी की तरफ से भी। तो आपको 4 शेयर मिल गए हैं और 4 के 4
तेजी वाले ही सौदे हैं। बाजार भले ही थोड़ी सी आपको लगे कि नहीं नरम हो रहा हो, थोड़ा सुस्त हो रहा हो, ऐसा कुछ है नहीं। मोमेंटम है, इंटैक्ट है, और आपको ये बाजार का जो मूड है ना, ये कैप्चर होता है हमारे एक्सपर्ट्स के कन्विक्शन वाले जो ट्रेडिंग आइडियाज होते हैं उसमें भी। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये समझ लेते हैं कि आज खबरों के दम पर आपको एक्शन कहां पर देखने को मिलेगा। स्टॉक्स इन न्यूज लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले बात करें तो केईसी इंटरनेशनल फोकस में रहेगा। कंपनी जो है लगभग 4,500 करोड़ रुपए जो है जुटा सकती है क्यूआईपी के जरिए, और जो क्यूआईपी फ्लोर प्राइस है वो लगभग आप कह सकते हैं 5% डिस्काउंट पे रहेगा, 976 रुपीज़ प्रति शेयर पे। वही हमारा दूसरा स्टॉक एमसीएक्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे इनकी ट्रांजैक्शन फीस में जो बदलाव आया, 1 अक्टूबर से ये लागू होने वाली है। पहले ये स्लैब वाइज ट्रांजैक्शन फीस थी, अब जो है फ्लैट चार्जेस होने वाली है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि ट्रांजैक्शन फीस में बढ़ोतरी देखने मिल सकता है। लगभग 5% का अनुमान है इनके FY26 के EPS के आंकड़े पे। IRCTC इंडिगो भी फोकस में रहेगा। अब IRCTC और इंडिगो ने करार किया है जहाँ से आप IRCTC के ऐप के थ्रू जो है इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन के जो फ्लाइट्स है उनको बुक कर सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और लगभग 12% डिस्काउंट रहेगा। अगला कंपनी मारुति सुजुकी फोकस में रहने वाला, और अन्य ऑटो स्टॉक्स भी जो बड़े वाले हैं वो फोकस में रहेंगे, क्योंकि एजेंसी से खबर आ रही है कि आपकी सेबी ने जो अप्रूव कर दिया हुंडई मोटर इंडिया की IPO का। इसका जो वैल्यूएशन है लगभग वो रेज़ करना चाहते हैं $3 बिलियन, और जो वैल्यूएशन है वो $20 बिलियन का रहेगा। यानी कि $3 बिलियन माने आप 26 करोड़ पकड़ लीजिए, उसके ऊपर ही जो है ये आंकड़ा रहेगा। और याद रखिए ये लार्जेस्ट IPO मार्केट में हो सकता है, और 2 दशक में पहली बार होगा कि जो ऑटो स्पेस में जो है एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड ऑटो कंपनी अपनी IPO ला रही है। 2003 में मारुति सुजुकी ने लाया था। डेल्टा कॉर्प की बात करें तो वो अपने डिमर्ज करने वाले अपने हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट बिजनेस, और यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकता है। और अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं डेल्टा कॉर्प की, तो जो दूसरी बिजनेस डिमर्ज रहेगी उस पर आपको मिरर शेयर होल्डिंग मिलेगा, यानी कि एक शेयर ही मिलेगा अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं उनके हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट बिजनेस को लेके। डिक्सन टेक के लिए एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी है। गवर्नमेंट ने जो है पॉलिसी एक्सटेंड कर दिया है लैपटॉप इंपोर्ट्स को लेके 31 दिसंबर तक, तो डिक्सन टेक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज आपको एक्शन देखने मिल सकता है। बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे आज खबरों के लिहाज से एक्शन देखने को मिल सकता है। और आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं MCX की, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं उनमें बदलाव किया गया है और 1 अक्टूबर से जो नई दरें हैं वो लागू होंगी। हालांकि यहाँ पे एक चेंज ज़रूर है, पर ये जो पूरे चार्जेस हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए भी नज़र आए हैं। साथ ही साथ हम लगातार देख भी रहे हैं कि किस तरीके के वॉल्यूम्स जो हैं वो MCX ट्रेडिंग में दिखाई दे रहे हैं। कई बार एक्सचेंजेस का भी अपडेट आता है कि कितने रिकॉर्ड स्तरों पे ये वॉल्यूम्स अब चले गए हैं। एक बार राहुल आपसे समझना चाहेंगे कि MCX कैसे दिख रहा है आपको चार्ट्स पे, क्योंकि हाल फिलहाल ये सभी एक्सचेंज स्टॉक्स, चाहे आप BSE ले लीजिए, MCX ले लीजिए, इनमें भरपूर एक्शन था, पर क्या MCX यहाँ से और भी तेजी के लिए तैयार है? हाँ, चार्ट स्ट्रक्चर तो यही सजेस्ट कर रहा है। कल का कैंडल और वीकली कैंडल थोड़ा पर्टर्बिंग है, क्योंकि एक इन्वर्टेड हैमर एकदम टॉप पे बना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए कि 5700 का लेवल तोड़ रहा है कि नहीं। अगर 5700 का लेवल तोड़ रहा है तो जो अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग्स जिनके पास है उनको एग्जिट कर देना चाहिए। गुड चीज फॉर पीपल हु आर होल्डिंग द स्टॉक, जो इन्वेस्टर्स हैं इस काउंटर में, 5480 के आसपास एक बाय लेवल भी है और एक अच्छा डिमांड जोन है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो बने रहना चाहिए स्टॉक में, और जो शॉर्ट टर्म के लिए है उनको 5700 लेवल को वॉच करना चाहिए। जब तक 5700 इंटैक्ट है, दे कैन कंटिन्यू विद देयर पोजीशंस। ऑलराइट, तो 5700 लेवल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो होल्ड करता है तो और भी तेज़ी जो है मौजूदा स्तरों से बन सकती है। इस काउंटर पर आप नज़र ज़रूर रखिए। पर इसके अलावा आज IRCTC भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इंडिगो के साथ करार किया है, और अब IRCTC के प्लेटफॉर्म पे इंडिगो की जो टिकट्स हैं वो आप खरीद सकते हैं, वो भी डिस्काउंट पर। अब देखिए इंडिगो का मार्केट शेयर लीडर है, लगभग 62% पूरे। अगर हम एयरलाइंस में देखें तो इंडिगो का मार्केट शेयर है। ऐसे में IRCTC के पास भी जो प्लेटफॉर्म के कस्टमर्स हैं वो भी भरपूर हैं। तो ये जो सिनर्जी बेनिफिट्स होंगे
ये दोनों ही कंपनीज को आते हुए दिख सकते हैं। इंडिगो की और भी रीच बढ़ सकती है और IRCTC के प्लेटफॉर्म पे ये पूरे ट्रांजैक्शंस होंगे। पॉजिटिव खबर तो ज़रूर है, पर स्टॉक इतना मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, खासतौर से IRCTC का शेयर। सोनी, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 900 के आसपास तो होल्ड तो कर रहा है पर जोश नहीं है काउंटर में। क्या आपको लगता है यहाँ से थोड़े से जोश देखने को मिल सकता है स्टॉक में? सृष्टि जी, यहाँ पे 900 का एक अच्छा सपोर्ट है जहां से वो बाउंस किया है, बट बहुत ज्यादा कन्विक्शन है नहीं। मुझे लगता है अगर यहाँ पे 900 को होल्ड करते हैं तो एनी मूव अबव 920 एक थोड़ा सा अपसाइड आपको टुवर्ड्स 940 के लेवल्स पे नजर आ सकता है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए इसको। अगर 920 के ऊपर क्रॉस कर पाता है तो ही उसके ऊपर बाई कर सकते हैं 940 945 टारगेट के लिए। तो IRCTC पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि ऊपर के टारगेट्स यहाँ पे भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि मूरा मॉल के साथ कहाँ पे स्टॉक की ओपनिंग होती है। पर चलिए, IPO मार्केट में भी एक्शन भरपूर है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि स्विगी और साथ ही Hyundai के IPO को लेकर काफ़ी बज़ है। और अब हमारे सूत्रों के मुताबिक से खबर मिली है कि सेबी ने स्विगी के IPO को मंजूरी दे दी है। जल्द ही ये IPO आ सकता है। क्या कुछ है टाइमलाइन, कितना बड़ा हो सकता है ये IPO? आइए ये पूरी डिटेल समझते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ये पूरी जानकारी लेकर। अंकुर। सूत्रों के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्विगी के प्री फाइलिंग को मंजूरी दे दी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो प्री फाइलिंग के IPO डॉक्यूमेंट्स थे वहां पर अब रेगुलेटर की मोहर जरूर लग गई है, लेकिन अभी भी इसके बाद DRHP की प्रक्रिया बाकी है और उसके बाद फाइनल जो IPO है वो अगले महीने यानी कि दिवाली के आसपास आ सकता है, नवंबर में। हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि जो कंपनी ने रूट अख्तियार किया था वो प्री फाइलिंग का किया था, जहां पे कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है इंफॉर्मेशन। कई कंपनियों का यह मानना था कि उनकी जो इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है उससे IPO में दिक्कत होती है, तो सेबी से यहां पे उसको मंजूरी मिल रही है, यानी कि प्रोसेस में आसानी होगी। और अब DRHP में फाइनल डिटेल्स देखने को मिलेंगे कि IPO में क्या साइज है, क्या कंपनी की मंशा है। तो DRHP कम से कम 21 दिनों तक खुला रहना चाहिए। उसके बाद फाइनल जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है वो उस पर मंजूरी आ सकती है सेबी की, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है यहाँ पे 1 से 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि नवंबर तक जो IPO है स्विगी का, यानी कि दिवाली के आसपास स्विगी का IPO आ सकता है। के आसपास स्विगी का IPO आ सकता है और जो टेंटेटिव रकम है वो भी हमने स्क्रीन पर डाली है, कंपैरिजन फिगर भी डाला हुआ है। एक काम करते हैं, राहुल घोष है दोनों, एक तो जिसका तो चार्ट अवेलेबल ही नहीं है स्विगी क्योंकि लिस्ट ही नहीं हुआ, अभी IPO नहीं आया, लेकिन जोमेटो में कितनी स्ट्रेंथ है ये चेक जरूर किया जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन आएगा। कई बार कंपटीशन आता है ना तो आपको नीचे भी लेके जाता है और आपको नया एक फेज़ भी देता है। तो ये बात तो तय हो जाएगी कि एक नया कंपटीशन आने से या फिर नया कंपनी आने से आपको एक अच्छा पार्टनर भी मिल जाएगा, तो आपके पास जो डाउट रहते हैं वो दूसरी कंपनी से कंपैरिजन वाले तरीके से भी आप आगे बढ़ सकेंगे। राहुल जी जरा देख के बताइए, जोमेटो 291 का, वैसे बहुत सारी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है जिसको बड़े बड़े टारगेट देती हैं, कईयों ने तो 500 तक के टारगेट भी दिए हुए हैं। जरा आपका व्यू पॉइंट, ताकत, स्ट्रेंथ कितनी है इसमें? तो डेफिनेटली काउंटर पे अभी भी बहुत स्टीम बचा हुआ है। आपके शो में 175 लेवल से जोमेटो सजेस्ट करते हुए आए, आई थिंक 6 और 7 टाइम्स एक लॉन्ग कॉल दिया है विद डिफरेंट टारगेट्स। अभी भी करंट मार्केट प्राइस अगर किसी का अबाउट 1 साल का नजरिया है, एक और 25 to 30% अपसाइड स्टॉक में पॉसिबिलिटी है, दैट इज टू 390 395 लेवल्स पॉसिबिलिटी है। करंट प्राइस की अगर बात करें और कोई एक एंट्री ढूंढना चाहते हैं तो 281 पे बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 267 पे रख सकते हैं। आई रिपीट, 281.5 पे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 267 267.5। ये एक इंटरमीडिएट बाय लेवल हो सकता है शॉर्ट टर्म में जोमेटो। ठीक है, डन। तो इस जोमेटो का मोटा मोटी व्यू पॉइंट है, स्ट्रेंथ है जो हमने चेक करवा ली है, बस अदरवाइज़ कुछ नहीं है। अगर आपके पास है तो आप होल्डिंग करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि स्विगी आने से आपको जोमेटो पे से निकल के स्विगी में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब आएगा तब देखा जाएगा। 11,000 करोड़ रुपए का IPO है, भारी भरकम IPO है, और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि भारी भरकम IPO की जो लिस्टिंग है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को छोड़ दिया जाए तो। अभी तक हमने देखा है, चाहे वो पेटीएम हो या फिर कोई और IPOs भी हो। इनफैक्ट खुद जोमेटो भी
अपने आप में जब आया था तो लिस्टिंग गेन के बहुत अच्छे बेनिफिट नहीं थे, ये लिस्टिंग के बाद भी नीचे चला गया था, उसके बाद फिर जाके ऊपर ऐसो आया। हालांकि पहली बार का फेज़ था तो जोमेटो ने क्लियर किया हुआ है, अब स्विगी आ रहा है तो आपके पास जोमेटो का एक्सपीरियंस है, बट फिर भी जब तक आए नहीं तब तक जाना नहीं जोमेटो से बाहर, और मोटा मोटी स्ट्रेंथ वगैरह सर ने आपको चेक करके बता ही दी है। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और शेयर्स ज़रा चेक करवा लेते हैं। कल के ज़रा सुपरस्टार शेयर और सुपर फ्लॉप शेयर भी मैं दोनों ही आपके सामने रखूँगा। पहले एक सुपर फ्लॉप रखता हूँ IEX। सितंबर सीरीज़ की हुई सारी मेहनत कल मार्केट ने ख़राब कर दी, यानी कि शेयर ने ख़राब की। 27 रुपये टूटा, परसेंटेज में 11% गया, 211 के आसपास आके क्लोज़ किया है। सोनी पटनायक जिनके पास भी शेयर पड़ा हो, क्या रोल कर सकता है? आज भी F&O बैन में है ये शेयर, नई पोजीशंस तो ले नहीं सकता, सिर्फ पुरानी वाली ही रोल ओवर हो सकेगी। जी, यहाँ पे IEX पे रोल ओवर्स अच्छे हो रहे हैं, 70% के ऊपर ही है। और ये भी हमको एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि IEX एंटायर सितंबर सीरीज में 200 बेस को काफी स्ट्रांगली होल्ड करते हुए 230 प्लस लेवल्स टेस्ट किया है। सो काफी स्ट्रांग मूवमेंट था, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। कहीं ना कहीं अगर ये आपको दोबारा 200 के बेस तक नजर आता है तो उस डिप तक का बाय कर सकते हैं। रोल ओवर्स अच्छे हो रहे हैं, अगेन वो 200 बेस अभी भी स्ट्रांग है, सो आप 200 स्टॉप लॉस सपोर्ट के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक दोबारा आपको अगेन 225 230 के रेंज पे एक बार नजर आ सकता है। बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे भी सलाह रह सकती है 200 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो IEX कल का सुपर फ्लॉप शेयर था, उसके बारे में मोटा मोटी आपको सोनी पटनायक ने बता दिया। स्टैंपिंग हम करते जाएं हर शेयर्स की, जिसमें आपको कोई भी डाउट हो प्रोड्यूसर साहब हमको बता दीजिएगा, आपको स्टॉप लॉस टारगेट वापस से क्लियर हो जाएगा। IEX पे भी स्टैंपिंग कर दीजिएगा। अगला शेयर है जो हमने कल मेटल्स के शेयर चलते हुए दिखे, क्या आज सेकेंड डे मेटल्स प्ले दिखा सकता है? राहुल, अगर सेकेंड डे भी मेटल्स को चलना है तो सबसे फेवरेबल शेयर कौन सा है? आपकी लिस्ट में ऑलरेडी हिंडाल्को है, उसको छोड़ के बताना सर। एक्चुअली मैं हिंडाल्को ही बताने वाला था, बट टाटा स्टील का चार्ट भी एक पॉसिबिलिटी ऑफ अ कमबैक दिखा रहा है। हिंडाल्को तो हाई पे चल रहा है, बट टाटा स्टील आप नोटिस करेंगे 185 से 150 तक करेक्ट किया था, एक छोटा सा बेस बनाया, 7 दिन का छोटे छोटे कैंडल्स, और कल एक ब्रेकआउट हुआ, पूरा मेटल पैक जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा था कल। तो टाटा स्टील वॉच कर सकते हैं, बट टाटा स्टील पे भी कंडीशनल लॉन्ग होगा 166 के ऊपर, तो 166 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 160। करंट मार्केट प्राइस 161 के आसपास चल रहा है। टारगेट क्या होगा इन डेट केस सर? 166 अगर के ऊपर हम बाय करते हैं तो 166 के ऊपर बाय करेंगे तो टारगेट 179 शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं, जहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस या एक स्मॉल सप्लाई जोन है 179। ठीक है, तो इसको हमको 166 के अबव बाय करना है, 160 का एक स्टॉप लगाना है, 179 का टारगेट है। आपके पास स्टैंप होगी नहीं, अगर आप लगाना चाहे तो नहीं 150 नहीं है इसमें स्टॉप लॉस, है 160 ही, बट 166 के ऊपर बाय करेंगे तब 160 बनेगा, है ना? तो 150 नहीं है, ये गलत है, 150 नहीं है, 179 का टारगेट आपका ठीक है। 160 रुपये का ही स्टॉप लॉस बनेगा, बट वो कंडीशन है कि 166 के ऊपर आके ही आपको परचेस करना है इसके अंदर। ठीक, आगे थोड़ा बढ़ जाएं और कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है कल मार्केट के, वो भी आपके सामने रखता हूँ मैं। और एक और शॉर्ट का शेयर है, मेरे को इसमें सिर्फ ये पता करना है कि रोल करना है कि नहीं करना, एक बार जरा वो भी चेक कराता हूँ। उस शेयर का नाम है ICICI प्रू। क्या इसको रोल ओवर करना चाहिए सोनी पटनायक? एक बार जरा देख के बताना प्लीज़। जी, ICICI प्रूडेंशियल काफी टाइम के बाद एक 770 के प्लस लेवल को क्रॉस किया है, वहां पे एक 790 के रेंज को टेस्ट किया था। इस स्टॉक में अभी भी वो अपसाइड पेंडिंग है, और फाइनेंशियल्स में हम देख सकते हैं कि अच्छे रोल ओवर्स हो रहे हैं, सो इसको आप रोल ओवर कर सकते हैं। 750 का एक अच्छा सपोर्ट है, सो 750 सपोर्ट के साथ आप इसको होल्ड कीजिए। कहीं ना कहीं पहला इसका रेजिस्टेंस है 800 पे, 800 को अगर क्रॉस करता है अक्टूबर सीरीज में, आपको एक अच्छे मूव टुवर्ड्स 830 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं, तो इसको 750 स्टॉप लॉस सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और शेयर है डेल्टा कॉप, चलिए छोड़ दे, इसमें तो खैर खबर है इसकी, हॉस्पिटलिटी वाली अलग हो रहा है बिजनेस। दूसरा और शेयर्स कहाँ पे मार्केट के अंदर देखे जा सकते हैं, मैं थोड़ा रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करता हूँ, और ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ हाई रोल ओवर और लो रोल ओवर कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना, तो वो आपको ना थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में कि इस समय की पोजीशनिंग क्या बनाई जाए। ठीक है, अब मेरे पास स्क्रीन पे आ गया शीट, और मैं हाई रोल ओवर में से हिंदुस्तान कॉपर को पता कर रहा हूँ, या फिर बैन में भी होगा
हिंद कॉपर, यह F&O बैन में भी है, इसमें 80% का रोल ओवर भी हो चुका है 82 का। राहुल सर एक बार ज़रा चेक करना, हिंद कॉपर अगले सीरीज में चलेगा कि नहीं चलेगा? चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा लग रहा है। आप नोटिस करेंगे एक ऑलमोस्ट जून से लेके सितंबर तक एक लंबे साइडवेज रेंज में है और एक अभी फिलहाल एक बॉटम बना के एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ट्रेड करना शुरू किया है। तो यस, पॉसिबिलिटी ऑफ इट डूइंग वेल अक्टूबर में काफी ज्यादा है। 350 जो करंट मार्केट प्राइस के वहां पे है, वहां पे एक रेजिस्टेंस है। दैट वाज द लास्ट हाई जो जुलाई 10 को बनाया गया था। तो 350 एक छोटा सा पड़ाव होगा जो उसको क्रॉस करना चाहिए, बट ब्रॉड बेस्ड अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल के कारण से स्टॉक इज लुकिंग गुड एंड होल्ड कर सकते हैं इसको। डन। एक काम करते हैं, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स और पढ़ लेते हैं आपके सामने, समझ रख लेंगे आपके सामने ताकि आप उसको जरा नोटिस कर लीजिएगा। और उसके बाद उसमें से भी कुछ एक शेयर होंगे जो आज के ट्रेडेबल शेयर बनेंगे। देखिए मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, ज़्यादा शेयरों के साथ ट्रेड ना कीजिए, कम रखिए, लेकिन जो रखिए सॉलिड रखिए। और रिटेल और स्वदेश में तो हमेशा से हमने इस चीज़ को फॉलो किया है। हमारा ये पर्पस नहीं है कि मैं 1 घंटे में आपको 50 शेयरों की झड़ी लगा दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ, नहीं। मैं कह रहा हूँ 5 ही शेयर रखो, आप खरीद 5 ही पाओगे, मैं ही नहीं खरीद पाऊंगा, कोई भी नहीं खरीद पाएगा। 5 शेयर 6 शेयर से ज़्यादा पोजीशन जैसे रखोगे आपका ध्यान बटेगा, आपका पोर्टफोलियो बटेगा, आपका हर चीज़ बट जाएगा। तो इसलिए अच्छे से पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करो, कुछ स्विंग का बनाओ, कुछ इन्वेस्टमेंट्स का बनाओ, कुछ ट्रेड का बनाओ। और अभी ऑप्शंस के ट्रेड भी बाकी हैं, अभी तक मैंने एक भी ऑप्शंस का ट्रेड नहीं पूछा। सोनी पटनायक, राहुल घोष आपको दोनों ऑप्शंस का ट्रेड भी बताएंगे जहाँ पर होगा। आप दोनों मेहमान जरा चेक कर लीजिए, इन बिटवीन कोई ऑप्शंस का ट्रेड मिलता है तो ज़रा वो भी काउंटर हमको बता दीजिएगा। मैं अपने साथ वरुण को जोड़ लेता हूँ ताकि वो आपको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स बता दें जब तक। वरुण गुड मॉर्निंग, ज़रा बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो शुरुआत करूंगा आज पिरामल फार्मा के साथ, क्योंकि यहाँ तगड़ी रिपोर्ट आई है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो कल इन्होंने अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया था जहाँ पे 2030 के गोल्स दिए थे। और उसके बाद जेफरीज ने अपना लक्ष्य इस काउंटर पे बढ़ा दिया है, 195 से बढ़ा के 260 रुपये का कर दिया है सीधे। यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 20% के आसपास का अपसाइड ये इस काउंटर पे देख रहे हैं। इनका कहना है कि कंपनी अनुमान लगा रही है कि यहाँ से 2030 तक इनकी आय दुगनी हो जाएगी, एबिटा ग्रोथ 3 गुना हो जाएगा और साथ ही साथ कंपनी के जो मार्जिन्स है वो भी अच्छे खासे सुधरेंगे और खासकर ये अचीवेबल है, ये कंपनी अचीव कर सकेगी, ये जेफरीज का कहना है। और इसके चलते इन्होंने अपने एबिटा एस्टिमेट FY26 के 25 और 26 के जो है उसमें 4 से 10% के आसपास की बढ़ोतरी की है। तो ये स्टॉक पे आज खास नजर रखेगा। बात करते हैं डाबर की, तो UBS की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड किया स्टॉक को बाय से न्यूट्रल, लेकिन लक्ष्य बढ़ाया है 650 से बढ़ा के 700 रुपये के आसपास का कर दिया है। इनका कहना है कि देखिए कंपनी अच्छी है, अगले 5 साल के लिए अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ अच्छी रहेगी, ऑप्टिमिस्टिक है ये, लेकिन वैल्यूएशन कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड है और इनको लगता है कि जो बेवरेज कारोबार है इस कंपनी का उसमें थोड़ा बहुत रिस्क है। इसके लिए इन्होंने डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल की सलाह दी है बाय से, लेकिन हाँ लक्ष्य 650 से बढ़ा के 700 का किया है। MCX पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अभी भी ये अंडरवेट है इस काउंटर पे, 2950 का यहाँ पे लक्ष्य दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो रिवीजन किया गया है ट्रांजैक्शन फीस में उसके चलते FY26 के EPS में करीब 5% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसका वॉल्यूम्स पे क्या इम्पैक्ट होगा ये देखना होगा और इसके लिए मॉर्गन स्टैनली ने अभी तक अपना व्यू बदला नहीं है। पावर ग्रिड पे गोल्डमैन की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 370 के लक्ष्य के साथ। इनका कहना है कि जो ट्रांसमिशन केपेक्स का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया है उसका बड़ा बेनिफिशियरी पावर ग्रिड हो सकता है। NTPC पे गोल्डमैन की खरीदारी की सलाह है, 430 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि NTPC ग्रीन के जो प्रॉफिट्स है वो अनुमान के मुताबिक है और कहीं ना कहीं अब इसका IPO भी आने वाला है, तो जाहिर सी बात है इसके चलते ये स्टॉक काफ़ी हद तक फोकस में है। BL यहाँ मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल है और 350 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि FY25 का जो गाइडेंस है वो एक कंपनी अचीव कर लेगी, पूरी तरह से उस पर नज़र है इनकी। हालांकि Y2D अगर आप देखेंगे इस साल भर का पूरा देखें तो ऑर्डर इन्फ्लोस थोड़े बहुत धीमे रहे हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। अब इंडिया स्ट्रैटेजी पे 3 रिपोर्ट आई है। गोल्डमैन की रिपोर्ट है जो कि कह रहे हैं कि इंडिया अभी भी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से है और इंडिया का जो अर्निंग साइकिल है वो अब स्टेबलाइज हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और मिड टीन प्रॉफिट जो है वो 2030 तक जारी रहेंगे। इन्होंने कुछ साइक्लिकल्स पे इनका कहना है कि वहाँ ये फोकस कर रहे हैं, जैसे कि ऑटोस, रियल एस्टेट, केमिकल्स, ये वो है कुछ जहाँ पे फोकस कर रहे हैं। कंज्यूमर साइकिल जो है वहाँ पे भी ये फोकस कर रहे हैं और 20 स्टॉक्स है जो कि इनके बाय लिस्ट में है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी है। बोफा यहाँ पे इनका कहना है बेसिकली पॉलिसी शिफ्ट हो रही है और वेलफेयर के तरफ जो है
वो ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है स्टेट्स की तरफ से। इसका इम्पैक्ट जो है कंजम्पशन स्टॉक्स जैसे कि स्टेपल्स, फुटवेयर, अपैरल, लगेज, जनरल रिटेल, इन पे आपको होता हुआ थोड़ा दिखाई देगा। और डाउनसाइड रिस्क देख रहे हैं ये केपेक्स रिलेटेड सेक्टर्स पे। और आखिरी में जेफरीज की एक रिपोर्ट है इंडिया स्ट्रैटेजी पे। इनका बेसिकली जो इंडिया फोरम हुआ था वहाँ से निकल के आई है ये रिपोर्ट, और इनका कहना है कि वैल्यूएशन नो डाउट थोड़ा बहुत कंसर्न है इंडिया को लेके, लेकिन एफपीआईज अभी भी इंडिया में नए नए आइडियाज़ खोज रहे हैं। खासकर इंडस्ट्रियल और केपेक्स सेगमेंट जो है वहाँ पे एफपीआईज का इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा इन्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे से सारी रिपोर्ट्स का कंपाइल करके बता दिया। और जो इन्फॉर्मेशन आप जब दे रहे थे ना, तो मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ और वैल्यूएशन करने की ज़रूरत है, लेकिन इन रिपोर्ट्स को ट्रेड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद क्योंकि एक मेहमान को और भी जोड़ूंगा अपने साथ, उनका नाम है राजेश शर्मा। राजेश जी जब जुड़ते हैं आपको पता ही है कि बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, अच्छे से बात करते हैं, सारी चीज़ों को फैक्चुअली डाटा के साथ रखते हैं। उनकी इंटेलिजेंस का आज हम फिर से भरपूर फ़ायदा लेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा। तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने सारी की सारी खबरें जान ली और ब्रोकरेज की तमाम रिपोर्ट्स जान ली। राजेश शर्मा हमारे साथ हैं। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। एक शेयर जिस पर आपसे व्यू जाना चाहेंगे वो है पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड में हमने कल भी अच्छी तेजी देखी और इसमें मोमेंटम बरकरार है। अच्छा, वॉल्यूम भी कल बड़ा शानदार था पावर ग्रिड में। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और उन्होंने खरीदारी किराया बरकरार रखी है, लक्ष्य दिया है 370 रुपए का। और सरकार ने जो ट्रांसमिशन कैपेक्स का जो अनुमान बढ़ाया है, गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि उसका फायदा होगा सबसे ज्यादा पावर ग्रिड को ही। पावर ग्रिड आपको लगता है कि 350 के भाव पर एक बढ़िया बाई ये है? गुड मॉर्निंग। नहीं, मुझे दो रीजन से पावर ग्रिड में खरीदारी की मेरी सलाह नहीं रहेगी। एक तो ये शेयर अगर आप देखें पिछले 3-4 साल में कोई 100 रुपए से बढ़ के 350 रुपए का हो गया, और ये शेयर से जो बहुत ही सस्ते दाम पे ट्रेड करते थे 6-6, 7-7 के मल्टीपल पे, अब ये 20-21 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक मुझे रीजन नहीं पता कि क्यों सरकारी शेयर जितने भी थे पिछले कुछ साल में बहुत तेज चले, और कुछ फंडामेंटली पावर सेक्टर में चाहे ट्रांसमिशन हो चाहे प्रोडक्शन हो, कुछ ऐसा बदला नहीं है जिसकी वजह से ये वैल्यूएशंस जस्टिफाइड हो। तो गोल्डमैन सैक्स ने अगर इस पे अपग्रेड दिया है या 350-400 का टारगेट जो भी दिया है, मुझे नहीं पता उनका क्या लॉजिक है। मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं आया जिस वजह से मैं पावर सेक्टर में चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ट्रांसमिशन हो खरीदारी की सलाह इस टाइम पे दूं। पावर ग्रिड पे खरीदारी की सलाह नहीं है रजत जी की तरफ से, लेकिन एक बार एक काम करते हैं, एनटीपीसी ये शेयर भी लगातार चला है और अगर हम मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है पावर सेगमेंट में। एनटीपीसी को लेकर गोल्डमैन की खरीदारी किराया बरकरार है और जो टारगेट दिया है वो दिया है 430 रुपए का। सोनी आप जरा एनटीपीसी के चार्ट जरा चेक कीजिए, आप बताइए क्या इसमें आपका नजरिया होगा? देखिए, एनटीपीसी मुझे लगता है 430 का एक हल्का सा रेजिस्टेंस है। अगर उसको क्रॉस करता है तो आपको फर्दर अपसाइड कंटिन्यूड मिलेगा टुवर्ड्स 450 के लेवल्स। स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिप नजर आता है टुवर्ड्स 420, वहां पे बाय करने पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा। 410 का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है जिसके ऊपर एक ब्रेकआउट आया था। सो 410 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 445, 450। एनटीपीसी के लिए होल्ड की सलाह है, टारगेट 450 रुपए के। राहुल जी, आज गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज भी फोकस में रहेंगी। हालांकि कल हमने कमजोरी देखी है मुथूट में भी, मणप्पुरम में भी, लेकिन एमसीएक्स पर जो सोने का भाव है 75,000 रुपए के ऊपर निकल गया है और $2680 है इंटरनेशनल मार्केट्स में, यानी कि कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव है। आप हालांकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि गोल्ड का में जब हमने $2600 के स्तर को पार किया था, 1-2 दिन की रौनक आई थी, फिर ये फिजल आउट हो गए। आपको इनके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं और इन दोनों में से अगर एक चुनना हो बेहतर क्या है? राहुल जी अनम्यूट कीजिए सर। माफ कीजिएगा। तो दोनों मुथूट और मनप्पुरम के अगर आप बात करेंगे तो दोनों में कंफर्ट नहीं आ रहा है बाय करने के लिए। स्पेसिफिकली मनप्पुरम में तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो एक पॉपुलर कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न माना जाता है, वहां पे एक हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है जिसका ब्रेक डाउन 200 के नीचे हो सकता है। एक 200 के नीचे क्लोजिंग होगा
तो इसका ब्रेकडाउन आ सकता है और टारगेट 180 जो 10% और नीचे की साइड में हो सकता है। तो दोनों पे अभी फिलहाल बाइंग नहीं करने की सलाह। दोनों पे बाइंग नहीं करने की सलाह है। BHEL या BEL, ये और दो शेयर आपके सामने रख देता हूं क्योंकि दोनों चले हैं। कल हमने दोनों में तेजी देखी है और जो सरकारी जो शेयर है ना, अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि नहीं, बॉटम आउट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। आपका कहीं कहीं कन्विक्शन है क्या BHEL पर या फिर BEL पर? अगर क्वेश्चन इज फॉर मी, जी जी राहुल जी। तो दोनों जनरली एज अ सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो शॉर्ट टर्म करेक्शन शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। BHEL में एक स्विफ्ट बाउंस आया है 250 लेवल से 280 लेवल, 10% का मूव 3 दिन में आया है, बट एक सप्लाई जोन है हाल ही में 285 में, और सिमिलर केस है BEL में। तो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में NTPC छोड़ के, जो आप थोड़ी देर पहले इसका जिक्र कर रहे थे, अभी भी वेट एंड वॉच और करेक्शन का जो फेज है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है प्राइस करेक्शन थोड़े टाइम के लिए अब्सॉर्ब हो जाए, बट टाइम करेक्शन अभी भी बाकी है और फिलहाल तो एंट्री करने की सलाह नहीं होगा। एंट्री करने की सलाह नहीं होगी। रजत जी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज हैं, हमने अच्छी खासी तेजी देखी है अक्रॉस द सेगमेंट। हमने पूरा देखा है रौनक। डिक्सन टेक के शेयर में लगातार हमने नई हाइज देखी। एक खबर भी आई है कि सरकार ने लैपटॉप इंपोर्ट पॉलिसी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। कितना मटेरियल इंपैक्ट होगा ये तो देखना होगा, लेकिन डिक्सन टेक आपको इस भाव पर कैसा लग रहा है? 6 महीने में देखिए ऑलमोस्ट ये शेयर डबल हो गया है, 14,500 रुपए का भाव हो गया। ये शेयर बिल्कुल ट्रैक नहीं करता, मैंने इस शेयर को कभी देखा नहीं है, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो डिक्सन टेक के लिए पॉजिटिव खबर तो ज़रूर है, पर एक बार सोनी आप इस पे एक बार क्विकली राय दे पाए तो कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? जी, डिक्सन अगर हम देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव पे है और कंटिन्यू करते जा रहा है। पहले 12,000 का एक सपोर्ट था, अभी 13,000 हो गया, अभी वो 14,000 के ऊपर भी कंटिन्यू कर रहा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम अप टू 15,000 कंटिन्यू रहेगा और कोई भी साइंस ऑफ एग्जॉशन प्रॉफिट बुकिंग का अभी तक दिख नहीं रहा है। 14,000 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, अगर उसको होल्ड करता है तो एक हायर साइड आपको 15,000 के लेवल तक नजर आ सकता है। तो डिक्सन टेक ऊपर के भी लेवल्स इसमें दिखा सकता है, पर एक बार राहुल आपसे समझना चाहेंगे कि पिरामल फार्मा आपको कैसा लग रहा है? देखिए, कल कंपनी के एनालिस्ट मीट थी और साथ ही जो प्रेजेंटेशन उन्होंने जारी करी, क्या ज़बरदस्त उसकी तरफ से कमेंट्स आए, जहां पे आने वाले सालों में यानी FY30 तक कंपनी का एम है कि वो अपने रेवेन्यूज़ को 2 गुना और अपने EBITDA को 3 गुना करें, और उसके साथ ही साथ तमाम सेगमेंट्स जैसे कि उनका CDMO कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट, उस पर उनका भरोसा है। हॉस्पिटल जेनरिक्स में भी वो एक ग्रोथ देख रहे हैं, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं उनके OTC कारोबार के। ऐसे में जेफरीज की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य उन्होंने बढ़ा दिए हैं। पर राहुल, टेक्निकली आप कैसे देख रहे हैं और क्या यहाँ पे फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा करंट मार्केट प्राइस पे फ्रेश ट्रेड पिरामिड में लेने के लिए। जैसे आपने कहा, फंडामेंटली हो सकता है लॉन्ग टर्म आउटपुट गुड हो, बट अराउंड 200 लेवल्स फिर से एक बार प्राइस एक्शन को चेक कर सकते हैं और देन एक कॉल ले सकते हैं। 200 के आसपास एक डिमांड जोन है, इसलिए वो प्राइस अभी 217 चल रहा है। बाइंग कन्विक्शन करंट मार्केट प्राइस पे नहीं है। फिलहाल टेक्निकली कन्विक्शन नहीं है, पर जी हाँ, इस स्टॉक में एक्शन जो है वो ट्रैक ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक में आप देखेंगे तो लगातार एक तरफा रैली देखने को मिली है और साथ ही अब 216 के लेवल्स दिखा रहा है। ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। पर जैसे कि हम जोश देख रहे हैं ऑटो काउंटर्स में, आप देख लीजिए M&M हो गया या फिर टाटा मोटर्स अपने आप को होल्ड कर रहा है। कल चंदन भी थे तो उनका भी कहना था कि ऑटो काउंटर्स पे एक्साइटमेंट काफ़ी भरपूर है। ऐसे में एक बार सोनी आपसे समझना चाहेंगे, एक्साइड इंडस्ट्रीज कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे, क्योंकि इस स्टॉक में भी काफ़ी गिरावट हो चुकी है, पर पिछले 3 दिनों से थोड़ा अच्छा मूव ज़रूर दिखा रहा है। कैसे देखें एक्साइड इंडस्ट्रीज को?
एक्साइड यहाँ पे एकदम ही एक रेंज पे पकड़ा हुआ है, सो कोई भी एडवाइस यहाँ पे नहीं रहेगा। वो 500 लेवल को एक रेजिस्टेंस पकड़ता है, नीचे पे 475 का सपोर्ट है, तो इसी रेंज पे ही वो ट्रेड करता है। सो यहाँ पे अवॉइड करने की एक रिकमेंडेशन रहेगी, ईदर साइड ऑफ द रेंज ब्रेक हो तभी जाके एक फर्दर डिटर्मिनेशन हमको पता चल सकता है ट्रेंड। साइट पे अवॉइड है, पिछले 3 दिनों से मूव ज़रूर है बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट चार्ट्स के फ्रंट पे नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज डाबर पर भी नज़र रखिए क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है, ये यूबीएस ने इनकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। हालांकि लक्ष्य बढ़ाए हैं पर यूबीएस का मानना है कि आने वाले टाइम में जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़े से महंगे ज़रूर लग रहे हैं। और बेवरेजेस की जो सेल है, साथ ही जो कोला ड्रिंक को लेकर कंपटीशन बढ़ रहा है, उससे डाबर को थोड़ा खतरा है। साथ ही कोकोनट ऑयल में भी कंपटीशन बढ़ते हुए दिख रहा है। ऐसे में आपसे रजत समझना चाहेंगे डाबर कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे, क्या यहाँ पे थोड़ी वीकनेस और गहरा सकती है? नहीं, एक्चुअली ये जितने भी स्टॉक्स आई थिंक लार्ज ब्रोकरेज हाउसेस डाउनग्रेड कर रहे हैं, मेरा ये मानना है ये बहुत शॉर्ट टर्म होराइजन के हिसाब से इनका टारगेट बता रहे हैं। आई थिंक एफएमसीजी सेक्टर अगर आप देखें तो अभी इट्स वन ऑफ द सेक्टर्स जिसमें वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं और आने वाले टाइम में अर्निंग्स भी बहुत इंप्रूव होने की गुंजाइश है। इनफैक्ट पिछले 2 से 3 महीने में हमने एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा बाइंग की है। हमने बास्केट बाइंग भी की है, तो हमने डाबर भी खरीदा होगा। एंड मैं जब आपके शो पे बजट से पहले आया था तब मैंने मेंशन किया था कि आईटीसी और एचयूएल 2 स्टॉक्स हैं जो हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। वो हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इनकी अगर आप वैल्यूएशंस देखें आज से 5-7 साल पहले, वहां से 30-30, 40-40% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि प्राइस में कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, पर अर्निंग्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई थी। तो यहां से आई थिंक अर्निंग्स इंप्रूव होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है एफएमसीजी सेक्टर में। सो आई लाइक ऑल दीज शेयर्स। आई थिंक एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, डाबर, आईटीसी, एचयूएल, ये सारे ही वो स्टॉक्स हैं जिनमें हमने थोड़ी थोड़ी बाइंग की है अभी कुछ टाइम पहले। और आई वुड रिकमेंड दैट इफ समबडी, मतलब कोई अगर खरीदना चाहे इस भाव पे, तो उनको डेफिनेटली डाबर भी ऐड करना चाहिए। ऑल राइट, तो डाबर जो है इन स्तरों पे बाय ज़रूर कर सकते हैं। और देखिए ऐसे में जो सेक्टर्स मजबूत हैं उनमें गिरावट के मौके अगर मिले तो आपको बाइंग ज़रूर करनी चाहिए। और ना ही सिर्फ रजत बल्कि हमारे कई सारे और भी एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना है कि अब जो डिफेंसिव में एफएमसीजी यानी कंजम्पशन से रिलेटेड जो प्लेस हैं वहाँ पर आप नज़र ज़रूर रखिए। तो ऐसे में हम आपके सामने कई दिनों से भी हाईलाइट कर रहे थे जिस तरीके से कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में डाउनग्रेड्स आए हैं, वहाँ पे बिकवाली के बजाय आप खरीदारी के मौके ढूंढें। और डाबर में भी आज देखिए अगर कमज़ोरी मिले तो वहाँ पे आपको नज़रिया ज़रूर बनाना चाहिए। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पे आपको रखना है फोकस। अगर हम अभी देखें तो 9 बज चुके हैं और साथ ही कई सारे काउंटर्स जो हैं अब थोड़ा थोड़ा मोमेंटम ज़रूर दिखा रहे हैं, पर आईटी पैक थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर हो रहा है। सोनी, आपको लगता है कि आज आईटी में थोड़ी सी वीकनेस और गहरा सकती है? क्योंकि अभी अगर मैं देखूँ तो थोड़ी सी कमज़ोरी के संकेत टीसीएस और इन्फोसिस में दिख रहे हैं, तो हैवी वेट्स में शायद हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर रहे। पर सोनी, आपका क्या एनालिसिस है आईटी स्पेस में आज के लिए? सृष्टि जी, कल आईटी पे एक पहला दिन था जहां पे हमने एक रिवर्सल देखा था। मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू हो सकता है। अक्टूबर सीरीज के लिए एक अच्छा रिवर्सल आ रहा है और डेफिनेटली बाई ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। एंड थोड़ा सा इस पे आप होल्ड कीजिए स्टॉक पे। अगर फॉलो अप यहाँ पे स्पेस में हम एक रिवर्सल पैटर्न देख सकते हैं, सो वो एक डबल कंफर्मेशन रहेगा। सो आज के लिए एक बार वॉच करते हैं। मॉर्निंग पे मैंने एक इन्फोसिस पे बाई कॉल दिया है, डेफिनेटली वो 1900 लेवल पे दिया है, तो अगर उस लेवल को दोबारा अप्रोच करते हुए इन्फोसिस आज इंट्राडे पे नजर आ सकता है तो आप उसको बाई कर सकते हैं उस लेवल पे। और यहाँ पे 1870 स्टॉप लॉस के लिए मेंटेन करने के लिए रेकमेंड किया है। इन्फोसिस जो है यहाँ पे आप खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। पर चलिए अब 9 बज चुके हैं और वक्त तो चला है जानने का आज के नवरत्न काउंटर्स। और ये पूरी लिस्ट के साथ अशेषा हमारे साथ तैयार हैं। अशेषा, ओवर टू यू। बिल्कुल, आज के 9 के नवरत्न
में सबसे पहले हम केईसी इंटरनेशनल की बात करेंगे। याद रखें कुछ दिनों पहले ऑर्डर विंस के दम पर स्टॉक फोकस में था और अब कंपनी कंपनी पैसे जुटाना चाहती है करीब 4,500 करोड़ QIP के द्वारा। फ्लोर प्राइस की बात करें तो 976.6 रुपीज़ प्रति शेयर पर फ्लोर प्राइस होगी, कल के बंद भाव से 5% के डिस्काउंट पर। तो ये QIP की न्यूज़ के चलते केईसी इंटरनेशनल पर आज नजर रहेगी। इसके अलावा MCX ने ट्रांजैक्शन चार्जेस में कुछ चेंजेस किए हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के। जो पहले स्लैब रेट पर होता था वो अब फिक्स रेट कर दिया गया है। एनालिस्ट का मानना है कि इसके चलते कंपनी के EPS में करीब 5% की बढ़त दिखाई दे सकती है। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जिसके चलते MCX में भी आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा IRCTC और इंटरग्लोब एविएशन पर फोकस करेंगे। एजेंसी से खबर मिली है कि दोनों ने टाई अप किया है। अब IRCTC से इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग्स पे करीब 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक इंटरेस्टिंग टाई अप है जिसके चलते दोनों स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा। जोमैटो सूत्रों के हवालों से ET नाउ को खबर मिली है कि स्विगी के IPO के लिए उन्होंने सेबी के पास ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल दी है और अब अप्रूवल भी मिल चुका है सेबी से। करीब 11,000 करोड़ का ये IPO होगा और नवंबर में ये IPO एक्सचेंजेस पर आ सकता है। तो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जिसके चलते जोमैटो में भी आज पॉजिटिव एक्शन दिखाई देगा। मारुति सुजुकी जहां पर एजेंसी से खबर मिली है कि हुंडई ने अपने IPO के लिए सेबी से अप्रूवल मिल चुकी है। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो और मारुति सुजुकी पर भी एक्शन इसके चलते दिखेगा। डेल्टा कॉर्प जहां पर कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, कंपनी के हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट बिजनेस को डीमर्ज किया जाएगा 1:1 के रेशियो में। तो अगर डेल्टा कॉर्प का एक शेयर है तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का भी एक शेयर मिलेगा। तो इस इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट रीजिक के चलते डेल्टा कॉर्प पर भी अपनी नज़र रखें। डिक्सन टेक्नोलॉजी सेंटिमेंटल न्यूज़ फ्लो है जहाँ पर फ्री इम्पोर्ट किया जा रहा है लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स जो 31 दिसंबर तक था उसे एक्सटेंड किया गया है अगले कुछ सालों के लिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर अपनी नज़र रखें। 8वें स्टॉक में हम आज बात करेंगे डाबर की, जहां पर UBS की रिपोर्ट आई है। उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय दी है, लेकिन टारगेट प्राइस वो बढ़ाया है। जो पहले 650 रुपये प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 700 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है और कंपटीशन बढ़ रही है कोला सेगमेंट में और इसी के साथ कोकोनट ऑयल में भी कंपटीशन बढ़ रही है, जिसके चलते उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, लेकिन टारगेट प्राइसेस बढ़ाए हैं। इसी के साथ 9वें स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। मक्वेरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की राय 350 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि FY25 का गाइडेंस कंपनी अचीव कर पाएगी। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ऑर्डर इनफ्लोज कैसे रहेंगे उस पर सबकी नज़र रहेगी, लेकिन ग्रोथ ट्रेंड अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है जिसके चलते उन्होंने आउट परफॉर्म की राय दी है और 350 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर दिया है। ठीक है, BEL पर मैक्वारी की आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, लक्ष्य 350 का है। और हम चर्चा भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि BEL और BHEL दोनों के दोनों शेयर अब साथ में चल रहे हैं। आशीष साहब, बहुत शुक्रिया आपका ये 9 के 9 शेयर बताने के लिए, 9 के 9 रत्न। और निश्चित तौर पर जो भी शेयर हम इस सेगमेंट के तहत लेके आते हैं वहाँ पर हम एक्शन ज़रूर देखते हैं। एक और एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं ध्वनि पटेल फिनवर्सिफाई से। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। शुरुआत कर लेते हैं आपके शेयरों से। बताइए आपका कन्विक्शन कहाँ पर है, कौन से शेयर चलेंगे आज? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मेरा एक ही पिक देखने को मिल रहा है जिसमें हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर का अगर आप यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ 370 रुपए का लक्ष्य बनता है, नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है वो 329 का रहेगा। ठीक है, 329 का स्टॉप लॉस हिंद कॉपर के लिए आज फिर से ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है और कल मेटल शेयरों में हमने बहुत ही अच्छी तेजी देखी है। SBI जरा आप सोनी चेक कीजिए, क्योंकि 800 रुपए के पार तो आ गया है, लेकिन कल 800 रुपए के आसपास हमने देखा कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था शेयर। ये कैसा लग रहा है आपको इसका चार्ट? क्या कोई कन्विक्शन बिल्ड हो रहा है या फिर तमाम एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि 810 रुपए के ऊपर ही बाय बनता है? आप क्या इससे इत्तेफाक रखती हैं? I think that is wise because 800 पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस है,
सो कहीं ना कहीं अगर 805 को बेर मिनिमम निकाल पाता है तो ही उसके ऊपर आप एक बाई के चांसेस वहां पे नजर आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। ठीक है, वेट इन वॉच करने की सलाह होगी एसबीआई के शेयर को लेकर। कुछ और स्टॉक्स जानते हैं जहां पर कल हमने मूव देखे हैं, उसमें से एक शेयर था मेटल में, अगर हम बताएं तो वेदांता का। वेदांता, राहुल जी आप जरा बताइए, आपको लगता है कि वेदांता की जो चाल है अभी ये कंटिन्यू यहां से और रहेगी, और मेटल में एक बढ़िया पिक ये भी है? ठीक है, राहुल हमारे साथ नहीं है। ध्वनि आप बताइए, वेदांता पर क्या व्यू है आपका? जी बिल्कुल अभिषेक जी, जैसे कि मेरा पहला पिक भी यहाँ पे मेटल से ही था, जहाँ पे हमने हिंद कॉपर को डिस्कस करा, और उसके बाद यहाँ पे वीडीएल भी मेरी एक और पसंद यहाँ पे बनती है। बट इसमें जो ब्रेकआउट है वो आज के सत्र में खास करके ध्यान रखना रहेगा कि 480 रुपए के ऊपर अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो डेफिनेटली इसके अंदर बाई बनता है, जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद इसके जो टारगेट्स है वो ऊपर की तरफ आपको 500 रुपए तक का टारगेट लेके चलना है, और नीचे स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें 580 के 480 के ब्रेकआउट पे वीडीएल में आप नीचे की तरफ में 475 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी जरा चेक करवा लेते हैं आज मार्केट के अंदर, जिनमें थोड़ा हाई रोल ओवर जा रहा है, क्या उन स्टॉक्स में रहना चाहिए। औरबिंदो फार्मा एक है, एशियन पेंट एक है। एशियन पेंट का तो खैर सीजनल प्ले भी है, इसलिए इसको जरा पहले पता कर लेते हैं। एशियन पेंट का रोल ओवर 78% का है। वैसे सब कुछ पोजीशनिंग ठीक लग रही है। एक बार ध्वनि, आपकी रिकमेंडेशन एशियन पेंट्स पे? जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे एशियन पेंट्स को अगर हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा था हमें पहले स्टार्टिंग में, बट अगर अभी हाल फिलहाल की यहाँ पे देखें तो एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली ऊपर की तरफ। एक रेजिस्टेंस जो है वो 3385 का बना रहा। इंट्राडे चार्ट्स मुझे यहाँ पे थोड़े से वीक होते हुए दिख रहे हैं, तो खास करके ध्यान रखना रहेगा। सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पे 3215 का बनता है। 3215 पे इसको रिविजिट करके वहां पे पोजिशंस आप ऐड कर सकते हैं, बट वहां तक के गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, डन। फिर लगे हाथ सोनी पटनायक, आपसे 2-4 शेयर में पता कर लेता हूँ क्योंकि मार्केट खुलने जा रही है 2-2.5 मिनट के बाद ही। जरा आप स्पीड से बताते जाइएगा मैम। पहला एक शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो है औरबिंदो फार्मा। एक बार ज़रा ये देख के बताइए मैम, इसमें कैसे करें ट्रेड? तो फार्मा में 1520 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर क्रॉस करता है तो उसके ऊपर ही आप बाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उसके ऊपर 1550 1560 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 1480 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, डन। एक और शेयर पे जरा आप देख लीजिए मैम, आज के जो टॉप गेनर्स की सूची में जाएगा मार्केट की, उसमें पिरामिल फार्मा एक रिपोर्ट आई अच्छी, और इसे 5% गैप के साथ खुल रहा है। खुलते प्लस करना है या फिर थोड़ा रुकना है इसमें? पिरामिल फार्मा के नाम से मिलेगा शेयर। डिम्पी जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी 5.5% पे गैप अप दिखाई दे रहा है। 235 का एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस नहीं कर पाता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 215, सो वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। ठीक है, एक छोटा बैंक है, सरकारी बैंक, आज गैप के साथ खुल रहा है। मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है उस बैंक को देख के। वह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाना। यूनियन बैंक, काफ़ी दिनों बाद मेरे को ये बैंक दिखा, 1.25% गैप के साथ खुल रहा है। एक बार सोनी आप इसको चेक करना। 129 रुपये का यूनियन बैंक गैप खोल रहा है, 1.5 रुपया 2 रुपया। जी डिम्पी जी, यहाँ पे यूनियन बैंक पे मुझे लगता है कि जो पहला कल एक रिवर्सल साइन आया था, आज अगर कंटिन्यू करता है तो टुवर्ड्स आपको 135 और 138 इस लेवल पे जाते हुए नजर आ सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 126 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसको होल्ड करता है तो हायर साइड के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, खैर आज भी मेटल्स का थोड़ा दबदबा दिखेगा आपको। वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम, ये कुछ एक शेयर्स आपको बढ़कर दिखेंगे। मार्केट खुलने जा रहा है इसलिए मैं ज़्यादा स्टॉक्स नहीं पूछूंगा। और आज बढ़ने वाले टॉप काउंटर्स में से, टॉप 50 काउंटर्स में से पावर ग्रिड के पास सबसे ज़्यादा बढ़त होगी, 1% से ज़्यादा की। फिर सेकंड नंबर पे हिंडाल्को है, थर्ड नंबर पे JSW स्टील, चौथे नंबर पे टाटा स्टील। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, पहले जो 4 शेयर मैंने बोले उसमें से 3 मेटल्स के स्टॉक दिखे,
हिंडाल्को आज की एक प्लस कॉल थी हमारे एक मेहमान की तरफ से भी, राहुल घोष की तरफ से। बीपीसीएल भी 0.5% ऊपर खुल रहा है। कल एचपीसीएल का रोल ओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग गया है, ये सभी शेयर नोटिस करने वाले हैं। आज जो शेयर कमज़ोर खुलेंगे उसमें M&M, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक है। इन सब में शुरुआती जो टिक आएगा वो लाल निशान का होगा। चलिए मार्केट की हो रही है ओपनिंग, 7 सेकंड बाद आपको पहला टिक आना शुरू होगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो ज़्यादा ख़राब है नहीं, मार्केट के जो लेवल्स फ्रीज हुए हैं उसमें भी कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। 25 पॉइंट का पहला टिका है गिरावट का, 127 पॉइंट का दूसरा टिका है बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट का। और इस समय आप HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी शुरुआती हल्के से लाल निशान में ओपनिंग होता हुआ देख पा रहे हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज भी ठीक है। इसका मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, इसलिए आपको ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ऑलमोस्ट डबल होके भी आ रही है। तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, किसी भी तरह की किसी प्रॉब्लम के अंदर अभी तो मार्केट आपको नहीं दिख रहा है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय मार्केट के अंदर कैसे कैसे ट्रेड लिया जाए। 102 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी ने 53,800 को टेस्ट किया है। 53,800 अगर ये जाता है तो आज थोड़ा और गिरावट मार्केट के अंदर आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको सचेत या मैं बोलूँगा प्रिपेयर रहना ही होगा इसके अंदर। आइए 40 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय निफ्टी आपको ट्रेड कर रहा है। पहले 5 बड़े शेयर्स दिखाना स्क्रीन पर। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाओ, HDFC दिखा दो, HDFC बैंक, हाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाइए आप, HDFC बैंक दिखाइए, L&T, HUL, TCS, इन्फोसिस, ये सब जोड़े में दिखाते जाइए फटाफट से। और आपको ज़्यादातर शेयर्स के अंदर इस समय आपको दबाव देखने को मिल रहा होगा, तो बाज़ार की हेल्प करने के लिए इस समय कुछ ज़्यादा शेयर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं। मोटा मोटी पूरी तरह से एक रेंज के अंदर ही मार्केट फ़िलहाल अभी आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं टॉप गेनर्स की सूची आपके सामने लेके आता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीज लेवल हुए हैं उसमें मेटल्स का दबदबा था, और अभी भी आपको स्क्रीन पर मेटल्स ही ज़्यादा दिखेंगे। हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील, सबके पास करीब 0.5% से ज़्यादा की बढ़त है। और इस समय पावर ग्रिड भी आपको करीब 1% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। BPCL के अंदर भी हल्की सी बढ़त है। जो शेयर कमज़ोर हैं उसमें से ICICI बैंक एक बैंकिंग में से एक है। HDFC बैंक ऑलरेडी मैंने आपको नोटिस कराया, तो 2 बड़े बैंक हैं जो इस समय थोड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर का रोल अपनाएंगे। आज अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को पहले 1 मिनट के लिए कुछ छोड़ दीजिएगा, इसको थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। फ़िलहाल इसको थोड़ा सेटलमेंट के लिए छोड़ दीजिए, इसमें कोई आप ज़्यादा कैलकुलेशन ना बिठाइए ना दिखिए, डाइए इसके अंदर कुछ और ट्रेड समझ में आएगा। मैं इस बीच में एक काम और करता हूँ, जरा अडानी ग्रुप के शेयर्स भी चेक कर लेता हूँ। वहाँ पर भी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेस हल्के फुल्के से 10 रुपये बढ़त के साथ कर रहा है काम। ज़्यादातर शेयर या तो फ्लैट हैं या तो आपको लाल निशान में दिखेंगे। फ्लैट ज़्यादा शेयर्स हैं, लाल निशान में थोड़े कम शेयर है, तो इसलिए कोई एक्साइटमेंट मेरे को अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर भी अभी तो नहीं दिख रहा है। अब मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ पहले टॉप 200 काउंटर्स, क्योंकि मेरे को मार्केट के अंदर बहुत तेज़ मोमेंटम नहीं दिख रहा। एक बार ज़रा दिखाइए अपोलो टायर्स और साथ ही NMDC, बायोकॉन, ये कुछ एक शेयर्स हैं। हिंडाल्को ने बाय द वे मैं आपको बता दूं साल का नया हाई भी टेस्ट कर दिया आज खुलते ही। ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज नोटिस करने वाले शेयर्स बनेंगे। इसमें शुरुआत में वॉल्यूम भी है और प्राइस का एक्शन भी है, और इसमें से 1-2 शेयर्स तो जो मैंने आपको पढ़ के बताए हैं, इनमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, जैसे कि बायोकॉन, जैसे कि अपोलो टायर्स। जो शेयर आज कमज़ोर हैं उसमें लोढ़ा की आज पिटाई हुई है, करीब 4% नीचे है। इसके अलावा पॉलिसी बाज़ार PB फिनटेक के नाम से ये शेयर करीब 2-2.5% नीचे है, और साथ ही डाबर का शेयर भी आज 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ है। ये कुछ एक और नोटिसेबल शेयर हैं जो मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ। 1300 शेयर एडवांसेस के साथ हैं। निफ्टी के अंदर जो गिरावट है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट इस समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 100-125 पॉइंट की गिरावट थी, अब आधी रह चुकी है, और निफ्टी के अंदर जो गिरावट थी करीब 25 पॉइंट की, वो भी आधी हो गई है। लेकिन इसके अंदर नोटिस करने वाली बात है कि अभी आप शुरुआत में कोई भी बड़ा सौदा ना लीजिएगा। मार्केट को थोड़ा चर्न कीजिए, देखने दीजिए, डायरेक्शन पता करने दीजिए। 10 बजे के बाद डाटा काफ़ी हद तक पक जाता है, मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक चर्निंग होती है। ऑप्शंस ट्रेडर्स को 10 बजे से पहले नहीं आना चाहिए। 10 बजे के बाद आएंगे तो पिक्चर ज़्यादा अच्छी से नीट एंड क्लीन आपको दिखेगी, ये आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। फिलहाल थोड़ा साइडवेज मोमेंटों के साथ इस समय मार्केट के अंदर कामकाज हो रहा है, जो हम आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। हीट मैप जल्दी जल्दी लेके आते जाइएगा। निफ्टी बैंक इस समय आपको दिख रहा होगा,
उसमें आपको दोनों तीनों बड़े बैंक जो हैं वो बिल्कुल ठंडे दिखेंगे। ICICI, SBI, एक्सिस, कोटक, ये सब आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। आप पूरी तरह से एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहे हैं। स्पीड से बदलिए। बैंकिंग के अलावा कुछ और सेक्टर्स भी, जैसे फार्मास्यूटिकल्स का सेक्टर से समय अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव कम एग्रेसिव वाला मामला चलता है, तो ये शेयर या ये सेगमेंट थोड़ा सा ठीक है। इसके अलावा मैं भी आपको कुछ और सेक्टर्स बताता हूँ, आप अगर हो आपके पास तो दिखाते जाइएगा। मेटल्स आज फिर से दिखाना। मेटल्स के अंदर आज फिर से स्पीड अच्छी पकड़ी हुई है। IT का आज दिन नहीं है। IT भले वहाँ पे NVIDIA ऊपर हो या नैस्डैक ऊपर हो, वhatever जो भी हो, आज IT के अंदर पोजीशनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। आज थोड़ा बहुत फिर से मेटल्स का दिन हो सकता है। आप देखेंगे पूरा हीट मैप आपको हरे निशान में दिखेगा। और मैं थोड़ा बोलूँगा, आप सरकारी कंपनीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। आज PSU जो इंडेक्स है वो भी आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है, मेटल्स का। और एक यूटिलिटी इंडेक्स भी है, अगर आप वहाँ पे भी देखना चाहें। थोड़ा बहुत पावर स्टॉक्स के अंदर भी आज आपको दम दिखेगा। बस यही है। और आप जो आज थोड़ा वीक सेगमेंट्स में से एक है वो रियल एस्टेट का है। ज़्यादातर रियल एस्टेट काउंटर्स के अंदर आज अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और मेरे को लगता नहीं आज पुल बैक भी आएगा। इसलिए अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट मत कीजिएगा, पूरी तरह से कंसंट्रेट कीजिएगा सरकारी कंपनीज़ पे, मेटल्स पे, काफ़ी हद तक यूटिलिटी बेस्ड कंपनीज़ पे, कुछ हद तक स्मॉल और मिड कैप शेयर्स पे, वहाँ से आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। और आपको रियल एस्टेट से थोड़ा सा दूर रहना आज अपने आप को हीरो ठीक करने की कोशिश में रहेगा। और मैं बोलूँगा IT के अंदर भी आज ज़्यादा कैलकुलेशन मत बिठाना। आज IT में भी आपको कुछ ज़्यादा ट्रेड देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये रफ मार्केट का आइडिया आपके सामने ओपनिंग के साथ ही हमने दे दिया। अब मेरे सहयोगी आज के मेहमानों के साथ कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रखना शुरू करेंगे। तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, सोनी, रजत और साथ ही ध्वनि फिलहाल हमारे साथ हैं। और ध्वनि, आपसे शुरू करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र, और मेटल काउंटर्स को आप ट्रैक कर रही थी, सभी में ज़बरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। जी डेफिनेटली सृष्टि। और मेटल्स में हमने बात करी थी वेदांता की। वेदांता में मैंने बताया था कि 480 के ऊपर इसके अंदर ब्रेकआउट विटनेस करने को मिलेगा। तो वहां पर यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है वेदांता के अंदर भी। आप इसको खरीद के चल सकते हैं। ऊपर जैसे हमने टारगेट की डिस्कशन करी थी, 500 रुपए तक का एक अपमूव आपको विटनेस करने को मिलेगा। 475 का स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और उसके अलावा दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है रैम्को सीमेंट्स का। आप अगर वहां पर भी देखेंगे तो वहां पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं डेलीज पे, वहां पे आप खरीद करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका टारगेट यहाँ पे जो है वो 885 तक के अपमूव इसके अंदर सस्टेनेबल बनेगा ऑन द हायर साइड। और आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना है नीचे की तरफ में, तो आप यहाँ पे 845 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो वेदांता में तो आप खरीदारी अभी भी कर सकते हैं। यहाँ पे 500 तक के जो है आपको टारगेट्स आते हुए दिखेंगे, क्योंकि देखिए आप जितने भी मेटल काउंटर्स हैं, चाहे आप बात करें हिंडाल्को की, वेदांता, साथ ही टाटा स्टील, इन सभी में ज़बरदस्त मूवमेंट है। और साथ ही साथ ध्वनि का व्यू रैम्को सीमेंट्स पे पॉजिटिव है। 885 के यहाँ पे टारगेट्स हो जा रही हैं, 845 का स्टॉप लॉस। सोनी, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? सृष्टि जी, पहला तो ल्यूपिन जो मॉर्निंग पे एक रिकमेंडेशन दिए थे, अब उस पे कंटिन्यू करना चाहेंगे। आज ल्यूपिन अच्छे से ऊपर भी है, मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू कर सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2250 2260 टारगेट्स के लिए यहाँ पे उसको होल्ड कर सकते हैं। और साथ ही में जो हमने ऑप्शन का भी एक रिकमेंडेशन दिया था ल्यूपिन में, 2300 कॉल ऑप्शन अक्टूबर सीरीज, उस पे भी आप साइमल्टेनियस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेश कॉल अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो मुझे लगता है अपोलो टायर्स पे थोड़ा सा यहाँ पे नजर रखेंगे, काफी स्ट्रॉन्ग है, एक फ्रेश ब्रेकआउट को अप्रोच करते हुए नजर आ रहा है। सो अपोलो टायर्स कहीं ना कहीं वो 540 545 का जो एक रेजिस्टेंस है उसको अगर क्रॉस करता है तो उसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं 560 टारगेट्स के लिए। और इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं 530। ऑलराइट, तो लूपिन पे जो अपना पॉजिटिव व्यू है उसको कंटिन्यू कर रही है सोनी। और हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक फिलहाल तो अभी फ्लैट है, बट ऊपर के टारगेट ज़रूर हैं सोनी के। पर साथ ही जिस तरीके से कुछ समय पहले डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि क्रूड में जो मूवमेंट है वो काफ़ी कंसोलिडेशन का भी है और साथ ही ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। ऐसे में पेंट या फिर टायर कंपनीज बेनिफिशरी रहती हैं, और अपोलो टायर्स टेक्निकली भी आप देखिए सोनी को पसंद आ रहा है,
560 रुपए के यहाँ पे टारगेट्स लगाने हैं, 530 का वो स्टॉप लॉस सुझा रही हैं। पर इस बीच रजत भी हमारे साथ मौजूद है, और रजत, आपसे एक बार आपकी सीमेंट काउंटर्स की टॉप बेट समझना चाहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल काफ़ी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि प्राइस एक्शन यहाँ पे भरपूर है, वॉल्यूम्स का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है सिलेक्ट रीजन्स में। ऐसे में कोई सीमेंट काउंटर जो कि आपको पसंद आता हो, और ओवरऑल व्यू आपका पूरे सेक्टर पे क्या है रजत, वो भी बताइए। डेफिनेटली आई थिंक सीमेंट एज अ सेक्टर, मेरा व्यू है, अगर आप लंबी ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं तो सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है, आप उसकी कोई भी कंपनी किसी भी प्राइस पे ले ले, अनलेस कंपनी में कुछ बहुत ज्यादा गलत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका पैसा ना बने। वन सीमेंट एक सीमेंट कंपनी है जो हमने अभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड की है, वो हाइडेलबर्ग सीमेंट के नाम से है। छोटी सीमेंट कंपनी है, फॉरेन होल्डिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी 223 224 के लेवल पे ट्रेड कर रही है, और इस प्राइस पे करीब 3.5 से 3.25% के करीब इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। ये कंपनी साउथ में काफी मैसिवली एक्सपैंड कर रही है, सो ये कंपनी है जो हमने ऐड की है। ओवरऑल मैं आपको अपना एक व्यू दे दूं, मेरा आज और इस मार्केट में ये मानना है। ऑलराइट, तो सीमेंट काउंटर्स पे जो है हमने रजत का व्यू लिया, और साथ ही एक बार हम फिर से एक बार बाज़ारों की तरफ आएंगे, क्योंकि जो है निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आते हुए दिख रही है। आप देखिए, हल्की सी सॉफ्ट शुरुआत ज़रूर हुई थी, पर निफ्टी बैंक में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी है, भरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है। वहीं निफ्टी 50 भी अपनी पूरी जो गिरावट है उसको समेटते हुए लगभग फ्लैट है फिलहाल। पर इस बीच पावर ग्रिड में ज़बरदस्त पावर है, कल भी सभी पावर काउंटर्स में एक्शन था। आज पावर ग्रिड निफ्टी की रैली को लीड कर रहा है, 4% की यहाँ पे मजबूती है। इसके अलावा अन्य मेटल काउंटर्स तो जोश दिखा ही रहे हैं। एमएनएम भी ऑल टाइम हाई पे है, और साथ ही साथ अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स में से अदानी एंटरप्राइज में लगभग 0.25% की तेजी है। गिरने वाले शेयर्स में हालांकि थोड़े बहुत कंजम्पशन के नाम जरूर शामिल हैं, जिसमें कि ब्रिटानिया, साथ ही नेस्ले, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई ऐसे गिरावट नहीं है, क्योंकि कोई भी निफ्टी 50 का काउंटर आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें 1% से ज़्यादा की गिरावट हो फिलहाल। तो देखिए, जो एक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक बार ध्वनि आपसे क्विकली समझना चाहेंगे कि पावर ग्रिड यहाँ से और कितनी तेज़ी के लिए तैयार है, और क्या यहाँ पे अभी भी मौके हैं? लेवल्स आपके हिसाब से कौन से आ रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के? जी बिल्कुल, और सृष्टि, मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ यहाँ पे स्टार्ट करूंगी कि पावर ग्रिड हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करके रखा हुआ था, जहाँ पे हमने 346 पे बाइंग करी थी और टारगेट 365 का था, तो वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। बट स्टॉक के अंदर जिस हिसाब से यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, ये पोजीशन यहाँ पे फर्दर भी कैरी करी जा सकती है। हाल फिलहाल में जो यहाँ पे फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हैं, फ्रेश ट्रेड के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक कूल ऑफ इसके अंदर आने की वेट करना पड़ेगा नीचे की तरफ। जैसे ही कोई आपको 360 की तरफ एक वापस से भाव देखने को मिलता है, तो आप इसमें फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा नीचे 354 का। स्टॉक के अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है कि यहाँ पे 380 तक की अपमूव दर्शा सकता है। ठीक है, पावर ग्रिड में दमदार तेजी, करीब 1.5 महीने के बाद कल इसने 350 का स्तर पार किया था पावर ग्रिड ने, और आज शानदार उछाल। निफ्टी का ये टॉप गेनर है, 4.5% के आसपास की बढ़िया शानदार तेजी हम इसमें देख रहे हैं। और खुलने के बाद ये तेजी हुई है, ऐसा नहीं कि मतलब गैप ओपनिंग किया हो और उसके बाद आपको मौका ना मिला हो, मौका भी मिला है इसमें। 2 और शेयर जरा चेक करेंगे, वो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाले, ग्रेफाइट इंडिया, और इसके अलावा HEG। करीब हफ्ते भर पहले खबर आई थी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है उसने दाम बढ़ाए हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की, और उसके बाद इन दोनों के दोनों शेयरों में वहां से तेजी बनी थी। ग्रेफाइट इंडिया और HEG, ये जरा दोनों आप ध्वनि चेक कीजिए, क्या मोमेंटम आपको लगता है कि अभी और इसमें बनेगा, और दोनों में से बेहतर चार्ट्स किसके लग रहे हैं आपको? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे HEG का जो काउंटर है उसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके अंदर आज के सत्र में ओपन लो के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे दोनों ही कंफर्मेशन मिल रहे हैं। इनफैक्ट वॉल्यूम्स का भी जो हाल फिलहाल में इंक्रीमेंट इसके अंदर देखने को मिला है वो काफी अच्छा है। अगर आप वीकलीज पे भी देखें तो स्टॉक ने करीब 7% की तेजी ऑलरेडी यहाँ से दिखा दी है, और ये फर्दर कंटिन्यू होगी। ऊपर की तरफ आपको 2640 तक की ये रैली कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है, और नीचे आपको स्टॉप लॉस जो खास करके लगा के रखना है, तो यहाँ पे 3320 का आप स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, 3320
ये स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखिएगा। कुछ और शेयर हम देख रहे हैं कि सरकारी जो डिफेंस वाली जो कंपनीज है ना, वहां पर भी एक्शन बिल्ड हो रहा है और कुछ कुछ खबरें भी आ रही हैं। रजत जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये डिफेंस वाले जो शेयर हैं, क्या जो गिरावट ऊपरी स्तरों से आई थी उसके बाद से जो वैल्यूएशन करेक्शन होना था, क्या वो हो गया? और ये जो तेजी हो रही है, आपको लगता है कि सस्टेन करेगी? फिर से बाई करना है क्या इसको? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जितने भी ये शेयर मैंने देखे हैं जो डिफेंस सेक्टर के हैं, डिफेंस एक ऐसी थीम बन गई थी, इसमें एनएफओस भी काफी आए म्यूचुअल फंड्स के, जिस वजह से शेयर्स बहुत तेज भागे। आई थिंक मुझे कोई डाउट नहीं, यहाँ से 30-30, 40-40% प्राइस करेक्शन होगी, तब जाके ये अपने करंट वैल्यूएशन के हिसाब से जस्टिफाइड प्राइस पे आएंगे। ठीक है, अभी वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। ऑटो में रजत जी, आपसे मैं पूछूं कि मान लीजिए मुझे फेस्टिवल्स के लिए, न्यू ईयर के लिए अगर कम से कम 6 महीने का व्यू लेके अगर कुछ खरीदना है, तो आपको वैल्यूएशन के लिहाज से कौन से शेयर ठीक लग रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे शेयर हैं जो अपने रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गए हैं, चाहे वो बजाज ऑटो हो, M&M का शेयर हो, 4 व्हीलर में भी कुछ कुछ स्टॉक्स ऊपर चले गए हैं। आपका कंफर्ट कहां पर है? ये काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज हमने खुद ऑटो में एक शेयर ऐड किया है, और ये परफेक्ट एग्जांपल है कि हर बार जब किसी स्टॉक की प्राइस बहुत तेज ऊपर जाए तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो स्टॉक बहुत महंगा हो गया। टाटा मोटर्स 950-1000 रुपए के बीच में एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे अभी डिस्पाइट द रन अप काफी सस्ता लगता है, बिकॉज अगर आप अभी देखें 10, 10.5 के प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रहा है। रिकॉर्ड हाई इसकी अर्निंग्स हैं, क्वार्टरली भी अगर आप देख लें, एनुअली भी अगर आप देख लें। और जैगुआर लैंड रोवर के जो नए ईवी वर्जन आए हैं, उनकी एडवांस बुकिंग के नंबर्स अगर आप देखें यूरोप में और बाहर के देशों में, वो भी करीब ऑल टाइम हाई पे हैं। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इंडिया में इनका एक प्लान है पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को अलग करना, और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जहां तक ईवी का सवाल है, दे हैव द लार्जेस्ट फ्लीट, 5 गाड़ियां चल रही हैं, 9 हो जाएंगी अगले 2 साल में। सो आई थिंक इनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है यहाँ पे, तो अगले 2-3 साल के लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। तो अगर किसी को धीरे धीरे ऐड करना हो या लमसम में भी लेना हो, तो टाटा मोटर एक स्टॉक है जो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टाटा मोटर आप ऐड कर सकते हैं, ये शेयर ठीक लग रहा है रजत जी को। पीएनबी के शेयर में हम देख रहे हैं कि आज लगातार दूसरे दिन इसमें कमजोरी हो रही है। क्यूआईपी दरअसल कंपनी ने डिस्काउंट पर लॉन्च किया था, हालांकि जो प्राइस था वो था 109 रुपए का, जो फ्लोर प्राइस था। अब उसके नीचे ये शेयर आ गया है और लगातार इसमें हम प्रेशर बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। ध्वनि, क्या आपको लगता है कि अभी ये गिरावट पीएनबी में और बनेगी? शॉर्ट यहां से कर सकते हैं 100 रुपए से नीचे के टारगेट के लिए? अभिषेक जी, अगर आपको याद हो तो आप ही के चैनल पे एक टाइम पे मैंने 2 सेल कॉल दिए थे, जिसमें एक स्टॉक था पीएनबी का, जहां पे मेरा सेल कॉल था। और डेफिनेटली इसके अंदर जो गिरावट है वो क्लियरली चार्ट स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल रही थी। हमारा 104 का लक्ष्य था उस समय पे, वो यहाँ पे ऑलरेडी अचीव हो चुका है। आज की सेशन में हमने 103 का लो बनाया है, बट फर्दर इसके अंदर गिरावट जो है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पे करीब 6 पॉइंट का यहाँ पे एक डाउनवर्ड साइडवेज कंसोलिडेशन दिखने मिल रहा था, जहां का ब्रेकडाउन हुआ है। तो करंट लेवल से भी अगर आप देखें तो मेरे को कोई भी यहाँ पे एक सरप्राइज नहीं लगेगा अगर स्टॉक हम यहाँ पे 100 रुपए के नीचे भी फिसलता हुआ देखें। स्टॉप लॉस जो आप करंट पोजीशन बनाएंगे उसमें मेंटेन करना रहेगा 107 रुपीज 50 पैसे का। ठीक है, पीएनबी को लेकर ये व्यू। एक और हमारे मेहमान जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से, अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। बाजार में आज देखिए थोड़ी सी कल की तरह ही हम जो क्लोजिंग देखिए ना, उसके हिसाब से शांत ही चाल है। निफ्टी बैंक में रिकवरी हालांकि लोअर लेवल से जरूर है, करीब 200 अंकों के आसपास की, लेकिन निफ्टी सपाट है 25,930 के आसपास। स्टॉक्स आपने कौन से आइडेंटिफाई किए हैं, कहां पर आपकी नजर गई है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। बिल्कुल देखिए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करना, और खासतौर से जब एक बड़े माइलस्टोन के पास आप आते हैं, 26,000 का कल लेवल हमने टेस्ट किया, तो मेरे हिसाब से थोड़ा हेल्दी कंसोलिडेशन होना सही है। और अभी हाल फिलहाल में जो हमने तेजी भी देखी थी वो काफी स्ट्रांग थी, 25,500 के पास जब भी आपने ब्रेक किया बहुत जल्दी आप 26,000 के लेवल्स के पास आ गए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंडेक्स को कंसोलिडेट करना चाहिए यहाँ पे, बट अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से रोटेशनल बाइंग चल रही है अक्रॉस सेक्टर्स,
तो पहले रेट सेंसिटिव अच्छे थे, कल मेटल्स में हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग बनी। मुझे लगता है कि आईटी में भी डाउन साइड जो है वो अब ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो 1-2 दिन में आपको आईटी में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो इंडेक्स में डाउन साइड गैप लगता है 25,800, जब तक आपका होल्ड हो रहा है तब तक बाय ऑन डेज आप मेंटेन करके चलिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो देखिए पहला नाम होगा एमएनएम फाइनेंस का। यहाँ पे अपने रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में है, बट इंडिकेशन ये है कि जल्दी ये कंसोलिडेशन एंड होगा विद अ पॉजिटिव ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आप 325 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 345 के टारगेट के लिए एमएनएम फाइनेंस को लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा टाटा पावर्स का। यहाँ पे भी देखिए कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट, वो भी काफी लंबे समय का कंसोलिडेशन, जो कि रिकॉर्ड हाइज के पास स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। मुझे लगता है कि जो एक पॉज और एक डिप देख रहे हैं हम इंटरप्रेट, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 455 के स्टॉप लॉस के साथ 488 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो टाटा पावर को भी खरीदने की सलाह है। हालांकि शेयर आपको थोड़ा सा कमजोर जरूर दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मूव लगातार हो रहे हैं और धीरे धीरे करके ये शेयर चला है। महीने भर में अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास की रफ्तार ये शेयर दिखा चुका है। लेकिन एक शेयर ध्वनि आप चेक कीजिए, डेल्टा कॉर्प को लेकर खबर आई थी कि इन्होंने अपना हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट का जो भी कारोबार है ना, उसको एक अपनी सब्सिडरी कंपनी में उसको ट्रांसफर करने का फैसला किया है। 6% के आसपास की तेजी है। डेल्टा कॉर्प, क्या आपको लगता है कि अब ये मूव जो है, हालांकि बड़े गैप के साथ शुरुआत आज हुई है, क्या करना चाहिए शेयर में? अभिषेक जी, बड़े गैप के साथ डेफिनेटली इसने शुरुआत करी है, बट दिन के ऊपरी स्तर से हम अभी फिलहाल के लिए नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं और ओवरऑल कन्विक्शन भी है वो ये ज्यादा यहाँ पे बाई साइड का अभी बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। सो फॉलो अप एक्शन का यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करें, अपने रडार पे रखें। डेल्टा कॉर्प को लेकर ये व्यू। लेकिन सोने में रिकॉर्ड रैली चल रही है। एमसीएक्स पर जो सोने का भाव है वो 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर निकल गया है। और अगर हम कॉमेक्स की बात करें, वहां पर भी हमें $2,650 के ऊपर के भाव देख लिए हैं। सोने में तेजी हो क्यों रही है और क्या ये तेजी टिकाऊ होगी? क्या सोना अभी और चमकेगा? इस पर जरा एक रिसर्च समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं जो कमोडिटीज को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। विश्वमोहन, बताइए इस तेजी के पीछे की वजह क्या है और अभी और कितना चमकेगा सोना? देखिए, आज एमसीएक्स पर खुलते ही सोना पहली बार 76,000 रुपए तक पहुंच चुका। हालांकि वहां से थोड़े नीचे भाव जरूर आया है, लेकिन अभी भी 75,200 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर सोना ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स की बात करें तो $2,685 के ऊपर कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स और स्पॉट का भाव 2,670 के ऊपर पहुंच चुका है। लगातार ये तेजी चल रही है। सितंबर के महीने में ही 5% और अगर अगस्त के बाद से अगर देखें तो 10% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। तो ज़बरदस्त तेजी है। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के बाद से घरेलू बाजार में रिकॉर्ड तो नहीं दिख रहे थे। ग्लोबल मार्केट में लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा था, लेकिन अब घरेलू बाजार में भी रिकॉर्ड बनना शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी वजह यही है फेड का जिस तरह से एग्रेसिव फैसला आया, आधे % दरों में कटौती हुई और इस साल 2 और कटौती की बात हो रही है और कई सारे ट्रेडर्स को लगता है कि आधा नहीं 1% और कटौती इस साल तक हो सकती है। इस उम्मीद में तेजी है। डॉलर इंडेक्स देखिए 100 के नीचे फिसल चुका है। इसके अलावा खाड़ी देशों में जिस तरह से तनाव है, 18 साल में सबसे बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर किए गए हैं, तो ये सब जो चिंताएं हैं ये गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। घरेलू बाजार में अगर देखें तो फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। बम्पर सेल की उम्मीद कर रहे हैं। जितने भी B2B अभी तक के शोज हुए हैं उसका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, यानी ज्वेलर्स भी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं और बम्पर इंपोर्ट के नंबर भी आए हैं। तो सारे फैक्टर्स गोल्ड को अभी सपोर्ट कर रहे हैं और वही वजह है कि लगातार वन वे रैली गोल्ड में चल रही है। मान के चले विश्वमोहन कि दिवाली तक गोल्ड ऊपर ही रहेगा? देखिए, मार्केट को टाइम करना तो बहुत मुश्किल है। आप मेरे से ज़्यादा अनुभवी है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव ही है, अच्छी तेज़ी मिलेगी। हमने एक पोल भी किया था जिसमें ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एक साल में सोना 80,000 रुपए तक जा सकता है एमसीएक्स पर, लेकिन उसके बीच में आपको करेक्शन भी दिखेंगे, नीचे के भाव भी आपको खरीदारी के मिलेंगे। तो जब भी बेहतर तभी होगा। अगर बेहतर रिवॉर्ड चाहिए तो वेट करें और अच्छे भाव पे एंट्री करें। एक छोटा सा पॉइंट और बताइए, सिल्वर के प्राइजेस भी क्या उसी तर्ज पे बढ़ रहे हैं जैसे गोल्ड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं?
देखिए, गोल्ड के मुकाबले चांदी की तेजी थोड़ी कम जरूर है, लेकिन कल के सत्र में जबरदस्त तेजी दिखी थी। करीब 3,000 रुपए से ज्यादा की तेजी चांदी में दिखी थी। लेकिन आज शुरुआती कारोबार में नरमी है, लेकिन अभी भी 92,000 के ऊपर चांदी है। अगर 9% के उस इंपोर्ट ड्यूटी को जोड़ दे तो आज चांदी का भाव 1,01,000 1,02,000 के आसपास का होता। सो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से चांदी ने नया रिकॉर्ड तो नहीं बनाया है, लेकिन चांदी को लेकर जितने भी एक्सपर्ट्स है कह रहे हैं कि लगातार चौथा साल है जो ये डेफिसिट में है। इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे चाइना का मार्केट वहाँ सुधार होगा और नई डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड आएगी, क्योंकि 50% चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है, तो चांदी को लेकर लोग ज़्यादा बुलिश है। और कई एक्सपर्ट्स ने तो ये कहा, फंड मैनेजर्स तक का ये मानना है कि चांदी के फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि कुछ समय में चांदी डबल भी हो जाए, ये भी उनका मानना है। कोई हैरानी नहीं होगी कि चांदी अगर डबल हो जाए, जैसे आपको कई बार हम भी बात नोटिस करवा चुके हैं। ये प्रीशियस मेटल भी है और एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। ये इंडस्ट्री में भी उतनी ही तर्ज पर इस्तेमाल होता है जितना लोगों के घरों में होता है। हालांकि गोल्ड का यूज़ अलग तरीके से है, बट सिल्वर का मल्टी यूज़ है और इसलिए सिल्वर के अंदर दाम आप और भी तेज़ी से बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन फेस्टिवल से ठीक पहले दोनों के ही दाम ऑलमोस्ट रिकॉर्ड स्तर पर हैं और काफ़ी सारे लोगों को सुन के देख के हैरानी हो सकती है कि 1,00,000 रुपए किलो की चांदी हो गई। और अभी विश्वमोहन बोल रहे थे कि बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी अगर ये 1.5 लाख या 2 लाख रुपए किलो तक भी पहुंच जाए, तो इसलिए चांदी को भी हल्के में ना लिया जाए। खैर, वैसे मैं एक शेयर पता करता है इससे, लेकिन वो क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम है इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, आपके सामने नहीं पता करूँगा अभी। लेकिन अजीत मिश्रा से एक काम और करते हैं, ज़रा ये 1-2 शेयर और चेक करवा लेता हूँ जो रोल ओवर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आपके पास पोजीशनिंग होगी और पोजीशन के हिसाब से आप रोल ओवर भी चेक कर रहे होंगे और उन सब में ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर करे क्या। बंधन बैंक में करीब 75% का रोल ओवर हो चुका है। अजीत सर ज़रा चेक करके बताइए क्या करें इसके अंदर, पोजीशन को BTST रोल करना है कि नहीं करना है? देखिए डिम्पी, 2 बैंक्स RBL और बंधन काफी लंबे टाइम से एक नेगेटिव ट्रेंड पकड़े हुए थे, जिसमें कि RBL में तो सुधार हुआ कि जहां पे उसने वीकली और मंथली बेसिस पे अपने हायर लोज बनाने शुरू किए और हायर हाई बनाने शुरू किए, बट बंधन में वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि जो अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं वो स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये स्टॉक करीब 225 के ऊपर क्लोज नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके साथ कोई भी आपने पोजीशन बना रखी है, तो बेटर है कि एक बार को मन पक्का करें और एग्जिट कर लें और उन स्टॉक्स के पास देखें जो कि अपना इंडेक्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड हाइस पे हैं। तो बैंकिंग में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगी, जहाँ पे कोटक में एक फ्रेश पॉसिबिलिटी दिख रही है एक नए मूव की। ICICI एक्सेस ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, HDFC आज भी रिकॉर्ड हाई पे है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बेटर नाम होंगे इन कंपैरिजन टू स्टिकिंग विद दिस। ठीक है, डन सर। तो इस बीच आपको मैं बता देता हूँ HDFC बैंक का आज भी लीडरशिप दिख रहा है। वो लीडरशिप आपको डाटा में भी दिखेगा और आपको कंसोलिडेशन के तौर पर भी दिख रहा है। HDFC बैंक बाकायदा डेज हाई आके कामकाज कर रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी भी हरे निशान में है। एक और नंबर बताता हूँ जो मैं एल्गो ट्रेड से आपके सामने रख देता हूँ। मैं हमेशा से आपको बताता हूँ कि कितने शेयर ऊपर है, कितने शेयर नीचे कर रहे हैं। बैंक निफ्टी को जो नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं उनकी संख्या है 207। आई रिपीट, जो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को कर रहे हैं वो है 207 लोग, और जो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं कि आप ऊपर चढ़िए वो है 275 लोग। तो फिलहाल 207 275 लोगों के हिसाब से बैंक निफ्टी को थोड़ा ऊपर ड्रैग किया जा रहा है। यही डाटा मैं आपके सामने निफ्टी का भी शेयर करता हूँ, फिर एडवांस डिक्लाइन भी दिखाऊंगा और आपको मैं विक्स भी दिखाऊंगा, उसकी इंपॉर्टेंस भी ज़रा नोटिस कीजिएगा। निफ्टी के अंदर जो नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं वो है 93 लोग, और जो ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं 1 2 3 4 5 वो है 70 लोग। तो नीचे की तरफ धक्का देने वाले लोग निफ्टी को थोड़े से ज़्यादा हैं, ध्यान रखा जाए। एक बार ज़रा निफ्टी का IT इंडेक्स दिखाना, निफ्टी का IT इंडेक्स एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए, फिर एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी ज़रा मैं आपको दिखाऊंगा और फिर कुछ और शेयर्स भी पता करेंगे। निफ्टी का IT इंडेक्स यस अभी भी नीचे ही है और आधा % नीचे है, ये कुछ ज़्यादा सुधार इसमें नहीं हो रहा। एक काम और करना, एक ज़रा और एक इंडेक्स दिखाना, 1 मिनट जस्ट मैं उसका नाम आपको बता रहा हूँ।
निफ्टी का आईटी, एक बार जरा पावर इंडेक्स दिखाओ, पावर इंडेक्स। और पावर और यूटिलिटी एक जैसा इंडेक्स होता है, हाँ, कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आता। निफ्टी का पावर इंडेक्स होगा, तो बीएससी का पावर भी दिखा सकते हो आप, उससे भी पता लग जाएगा आपको। ठीक, एक बार जरा मेटल्स का भी दिखाना है, एनएससी का मेटल्स, एनर्जी नहीं पावर, एनर्जी के अंदर ऑयल एंड गैस जुड़ा होता है। पावर एक अलग से इंडेक्स होगा बीएससी का, वो करीब 1% इस समय ऊपर है। कहने का मेरे मतलब ये है कि आज आपको स्पेसिफिक कहाँ होना, आपको एरिया पता होना चाहिए। मेरे को मेटल्स में ट्रेड ढूंढना है, मेरे को थोड़े पावर्स में स्टॉक ढूंढने हैं, मेरे को यूटिलिटीज़ में स्टॉक ढूंढना है, ऑटोज़ में ढूंढना है, रियल एस्टेट से आज दूर रहना है। रियलिटी इंडेक्स दिखा हुआ है, यस ये वाला पावर, बीएससी पावर इंडेक्स। एक बार ज़रा रियल एस्टेट का इंडेक्स भी दिखाइए आप। ठीक, तो ये सारे शेयर आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर कहाँ जाना है, कहाँ नहीं आना। आप ना सेक्टोरल चर्निंग को ज़रूर चेक करो मार्केट के अंदर, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस समय की पोजीशनिंग क्या कह रही है और कैसे आपको ट्रेड देखना है। अब मैं आता हूँ जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो पर। इस समय 67 शेयर्स में खरीदारी हुई है, 67 शेयर्स लेके आइए एक बार, उसके बाद फिर एमसीएक्स के सीबीओ से भी हम बातचीत करेंगे। 69 शेयर्स आपको टोटल दिख रहे हैं, इसमें से लॉन्ग पोजीशंस के 67 शेयर्स हैं और 107 शेयर डिक्लाइंस हैं बाज़ार के अंदर। अभी भी आप एक साइडवेज कंसोलिडेशन देख पा रहे हैं, जैसे हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था। अब एक मैनेजमेंट से जुड़ने का वक्त भी आ गया। एमसीएक्स ने ट्रांजैक्शन फ़ीस में बदलाव किया है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमसीएक्स के सीबीओ ऋषि नाथानी जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। सर ज़रा बताएंगे कितनी ट्रांजैक्शन फ़ीस आपने चेंजेस की है और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा सर? ऋषि सर। कोई खास फेरबदल की नहीं है, सिर्फ स्लैब वाइज ट्रांजैक्शन चार्ज को बदल के एक यूनिफॉर्म ट्रांजैक्शन चार्ज स्लैब कर दिया है एज पर सेबी मैंडेट। एंड ये ट्रू टू लेबल है, तो इससे सबको फायदा होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज एक यूनिफॉर्म ट्रांजैक्शन स्लैब है और पारदर्शिता आती है इसमें। एक और चीज़ भी सर हमने पहले एमसीएक्स के रिगार्डिंग देखी थी, वो था सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस, या सॉफ्टवेयर के अंदर रिलैक्सेशन या इजी कर देना सॉफ्टवेयर को। सर ये कंपनी ने जो किया है, सभी चेंजेस किए हैं, ये कितना पोटेंशियल और जनरेट करेगा, कितना बेनिफिट और लेके आएगा? क्योंकि काफ़ी बड़ी कॉस्टिंग खर्च होती है सॉफ्टवेयर को बनाने में और डेवलप करने में और अक्रॉस द पूरे डीलरशिप में उसको चलवाने में, तो कितना बेनिफिशियरी है आपके लिए वो? देखिए, जहां तक वॉल्यूम का सवाल है, वॉल्यूम को कई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, न कि सिर्फ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज भी जो है वो ओवरऑल ट्रेडिंग कॉस्ट का एक हिस्सा है और बाकी भी बहुत सारे ट्रेडिंग कॉस्ट्स हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा आगे चल के कि क्या इम्पैक्ट आता है वॉल्यूम पे कि नहीं, बट हमारा यही मानना है कि ये कोई खास फेरबदल हुआ नहीं है, तो इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ऑलराइट, नमस्कार ऋषि जी। मैं सितंबर को हमने ऑल टाइम हाई किया टर्नओवर का, 4,72,000 करोड़ का टर्नओवर किया है। और यदि सॉफ्टवेयर में रोबस्टनेस नहीं होता तो इतना वॉल्यूम और इतना टर्नओवर क्या हैंडल कर सकता। देखिए, छोटी मोटी इश्यूज आती रहती हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से काम कर रहा है और एक्सचेंज दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है अब चिंताजनक। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं उनमें किस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का सीधा मानना है कि इससे ट्रेडिंग पे फिलहाल जो है कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। और आप देखिए भी स्टॉक जो है पॉजिटिवली ही रिएक्ट कर रहा है, 1.4% की तेज़ी फिलहाल एमसीएक्स का स्टॉक आपको होल्ड करते हुए दिखेगा। पर इस बीच चलिए एक बार फिर से वापस आते हैं बाज़ारों की तरफ, क्योंकि निफ्टी बैंक तो देखिए यहाँ पे तेज़ी है ही, लगभग 30 अंकों की यहाँ पे मजबूती है। निफ्टी 50 भी हरे निशान में आ चुका है, पर जो सपोर्ट मिल रहा है वो एचडीएफसी बैंक से भी मिल रहा है। अगर आज हम एचडीएफसी बैंक को देखें तो वहाँ पे थोड़ी रिकवरी ज़रूर है। फ़िलहाल जो है एचडीएफसी बैंक का शेयर जब अगर मैं चेक करूँ इंट्राडे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एचडीएफसी बैंक एक सेकेंड, एचडीएफसी बैंक लगभग 1% की तेज़ी फिलहाल ये स्टॉक आपको दिखा रहा है। अजीत, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप खास तौर से एचडीएफसी बैंक को चार्ट्स पे? देखिए सृष्टि, काफी लंबे टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद बेसिकली यहाँ पे आपको ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बट अगर आप देखेंगे तो एक चैनल बेसिकली ये ट्रेड कर रहा है ऑन द वीकली चार्ट, जिसका अपर बैंड करीब करीब 1800 के पास आ जाएगा, 1810 के पास आ जाएगा।
तो शायद उन लेवल्स के पास आपको एक पॉज नजर आए। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं स्ट्रक्चरली तो मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जो कि अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम से चल रही थी, वो सबसाइड हो जाएगी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यस, शॉर्ट टर्म में आपको शायद थोड़ा सा पॉज देखने को मिले 1810 के पास। तो एज ए ट्रेडर वहां पे आपको एक बार बुक करना चाहिए, और एज ए इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। तो 10 आप देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो जुलाई 2024 में ये लेवल्स जो हैं फिलहाल आते हुए दिखे थे, और अजीत का मानना है कि उन स्तरों के आसपास जो है रेजिस्टेंस है, वहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जी हाँ, दिग्गज HDFC बैंक में ज़रूर बने रहने की सलाह आपको मिल रही है। पर एक बार फिर से M&M का जो शेयर है वो तेज़ दौड़ लगा रहा है, ऑटोज़ में भरपूर एक्शन है। आप M&M की बात कर लीजिए, आज एक्चुअली कई दिनों बाद जो है आयशा मोटर्स ऊपर आया है, लगभग 0.25% की तेज़ी है। एक बार अजीत इस पे भी आपका टेक ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम बजाज ऑटो 10,000 से हाईलाइट कर रहे हैं किस तरीके का ब्रेकआउट है, हमारे एक्सपर्ट्स भी उसको पसंद कर रहे थे। हीरो मोटोकॉर्प लगभग 5500 के आसपास से वो जो मूवमेंट था उसको हमने ट्रैक किया, ट्रिगर्स भी बताए कि क्या कुछ इसमें चल रहा है, क्यों स्टॉक में एक्साइटमेंट है। TVS मोटर्स तो देखिए एक तरफा चाल दिखा ही रहा है, पर ऐसे में आयशा मोटर्स आपको कैसे दिख रहा है अजीत? काफ़ी रेंज बाउंड है ये स्टॉक, बट क्या अब ये चलने के लिए तैयार है? क्या आपको पसंद आ रहा है इन स्तरों पे आयशा मोटर्स? देखिए इससे बिल्कुल जैसे आपने बताया कि बाकी सारे जो इसके पीयर ग्रुप स्टॉक्स हैं उनमें तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, और मिल भी रहा है, अभी भी वो कंटिन्यूड है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि द पेस ऑफ एडवांस वो काफी टाइम से एक सबड्यूड ही रहा है। तो बट बावजूद इसके मुझे लगता है कि पिछले 3-4 महीने का अगर आप ट्रेडिंग देखेंगे तो उसमें एक कंसोलिडेशन बेसिकली 5000 से लेकर 4700 तक की एक रेंज आपको नजर आएगी, जिसका एक ब्रेकआउट अभी अटेम्प्ट हुआ था, जहां से कि थोड़ा सा दोबारा से पुल बैक देखने को मिला है। बट अभी भी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा से रीअटेम्प्ट करे ब्रेकआउट 5000 के ऊपर, और नेक्स्ट लेग में करीब 54-5500 तक के लेवल्स आपको दिखा दे। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं डेफिनेटली आप अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं 4800 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। जब भी आप 5000 के ऊपर देखेंगे तब एक्चुअल मोमेंटम आएगा करीब 5400 के लिए। ज़रूर पसंद आ रहा है, पर 5000 यानी मौजूदा स्पॉट लेवल से लगभग 90 रुपए के ऊपर अगर मूव आता है तो और भी तेज़ रफ्तार पकड़ सकता है, तो इस काउंटर को हम ट्रैक ज़रूर करेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन मार्केट का रुख करते हैं और समझते हैं क्या होनी चाहिए आपकी वहाँ पे रणनीति। रुख करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज हमें ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए क्या कुछ व्यू बन रहा है ऑप्शन सेगमेंट से, कहाँ पे है आपकी नज़र? वेरी गुड मॉर्निंग टू सृष्टि। देखिए खरीदारी पर फोकस है, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में मूव आ रहा है, HDFC बैंक इस पर्टिकुलर स्टॉक है जो लीड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे HDFC बैंक में एक फॉलो अप मूव कंटिन्यू होना चाहिए। यहाँ पे 1800 प्लस तक के लेवल हमें HDFC बैंक इस एक्सपायरी में हो सकता है 1 से 2 दिनों में देखने को मिले। यहाँ पे 26 सितंबर जो कल एक्सपायर होने वाले हैं HDFC बैंक के कॉन्ट्रैक्ट 1770 का कॉल ऑप्शन जो करेंटली 16 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करने की सलाह है। एंड स्टॉप लॉस रखना होगा 8 रुपीज का, एंड टारगेट यहाँ पे 26 एंड 35 के होंगे। इसका लॉट साइज 550 का है, तो इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 5000 का रिस्क है एंड 10,000 तक के रिवॉर्ड यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो HDFC बैंक के अगर इस कॉल ऑप्शन में थोड़ी सी दिख ले तो लॉन्ग करें, करंट लेवल पर भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। अंडरलाइन में जैसे कि मैंने कहा, मुझे यहाँ से 1800 से 1820 का मूव एक्सपेक्ट करके हम चल रहे हैं। और राइट 1800 1820 तक का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आज के ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए। तो देखिए कुछ समय पहले 5 मिनटों पहले ही हमने इस स्टॉक पे चर्चा की थी। अजीत का भी मानना था कि 1810 के आसपास जो है आपको एज ए ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, पर अगर आपको इसको ऑप्शंस के जरिए प्ले करना है इस मूव को तो आप ज़रूर कर सकते हैं। 1770 की यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन लेनी है। इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट स्क्रीन पे हैं, पर आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज ये जो नुकसान है वो 50,000 रुपये का होता है। तो ध्यान रखें इस डिस्क्लोजर का, और साथ ही अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान जो है वो खास तौर से रखें। पर चलिए एक बार ध्वनि आपसे नज़रिया लेना था चंबल फर्टिलाइजर्स पे,
क्योंकि ये काउंटर में भी पिछले 3 दिनों से काफ़ी अच्छा एक्शन है। ध्वनि, काफ़ी टिपिकल रेंज बाउंड मूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो जून महीने से ही ये स्टॉक ने 480 और ऊपर में 540 के आसपास का ही रेंज पकड़ के रखा हुआ है। पर ध्वनि, क्या आपको अब प्राइस एक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है? वॉल्यूम्स का सपोर्ट है और क्या यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड बनता है? सृष्टि, जैसे कि आपने रेंज यहाँ पे बताई एकदम बढ़िया से, यहाँ पे नीचे की तरफ 480 का जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है और ऊपर जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे 540 550 के लेवल के पास बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक रेंज बाउंड ही है, कोई भी एक मोमेंटम इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर आप करंट लेवल से कोई भी ट्रेड लेते हैं तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है इसमें। तो हाल फिलहाल में कोई भी एक ट्रेड का सजेशन यहाँ पे मैं नहीं देना चाहूंगी। ऊपर जैसे 550 का लेवल ये ब्रेक करता है तो पोजिशनली इसके अंदर कोई भी एक बाय ट्रेड बनाया जा सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए इसको अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा। तो फिलहाल के लिए आप इसको अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन आप इसमें फ़िलहाल ट्रेड लें। पर इस बीच आप देखिए, डाबर की हम सुबह बात भी कर रहे थे कि आज यूबीएस का एक डाउनग्रेड आया है। हालांकि 1% की गिरावट के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, पर फिलहाल अब 3.5% की यहाँ पे आपको एक कट आते हुए दिख रहा है। हमने बात की थी रजत से, उनका कहना था कि एफएमसीजी और कंज्यूमर एज अ प्ले जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लंबे समय के लिए आपको ऐसे गिरावट में कुछ मौके ढूंढने चाहिए इन्वेस्टिंग के। पर एक बार आपसे अजीत टेक्निकली समझना चाहेंगे, क्या ये वीकनेस और गहरा सकती है? क्योंकि 630 के लेवल्स को अब रीटेस्ट कर रहा है, ये कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जितने भी बड़े नाम जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे एफएमसीजी की रैली में, चाहे वो एचयूएल हो चाहे वो डाबर हो, तो उन सभी में एक यही कि रिकॉर्ड हाईज बने काफी लंबे टाइम बाद और एक हाई लेवल्स थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि शायद डाउन साइड उतना ज्यादा अगेन आपको देखने को न मिले, बिकॉज काफी मेजर कंसोलिडेशन के ब्रेक के बाद इस तरीके की मूव देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 610 से लेकर 15 का जो जोन है वहां पे आपको दोबारा से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है इसमें। और 590 वो आपका एक स्टॉप लॉस एरिया होगा उस पोजीशन के लिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए डेफिनेटली मेरा थोड़ा सा ये होगा कि पोजीशन को हल्का कर लें, बिकॉज इंडिकेशन ये जरूर है कि पहले एक बार 615 तक के लेवल शायद 15-20 रुपए और नीचे टूटे, उसके बाद स्टेबिलिटी है स्टॉक में। ठीक है, डाबर को लेकर ये व्यू 15-20 रुपए नीचे आपके लिए कंफर्ट बेहतर बन जाएगा इसमें खरीदारी करने को लेकर। बाजार पर एक बार नजर डालते हैं। निफ्टी बैंक ने फिर से 54,000 के स्तर को पा लिया है। करीब 200-225 अंकों के आसपास की रिकवरी है लोअर लेवल से, और निफ्टी भी 3-4 अंकों के मतलब बिल्कुल रेंज में है और वहां पर कोई हरकत हमें देखने को मिल नहीं रही है। निफ्टी बैंक में भी एक्शन क्यों है? एक्शन इसलिए है क्योंकि लगातार छठे सत्र में हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक का शेयर आज ऊपर है और फिलहाल करीब 1% के आसपास की मजबूती हम इसमें देख रहे हैं। अगर हम बाकी बैंकिंग काउंटर्स की बात करें तो आज एचडीएफसी बैंक को बाकी जो 2 दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में जो कंपनियां हैं, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि वहां पर ज़्यादा तेजी नहीं है, एक्सिस बैंक का शेयर करीब आधा % ऊपर है। बाकी 8 शेयर निफ्टी बैंक में आज कमजोरी के साथ हमें ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक जरा व्यू भी ले लेते हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर पर। ध्वनि, आप जरा बताइए, एचडीएफसी बैंक लगातार अच्छी तेजी इसमें हो रही है, क्या आपकी सलाह होगी इस लेवल पर? क्या इसको प्लस करना है या फिर चल गया है, अब अवॉइड करें इसको? अभिषेक जी, अगर मैं इस लेवल पे प्लस करने को बोलूंगी तो वो ज्यादातर एक फोमो इफेक्ट हो जाएगा कि ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है और हम यहाँ पे रह गए हैं, तो अब फ्रेश पोजीशन बनाए या नहीं। ये प्रॉफिट बुकिंग का समय है इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, क्योंकि जो तेजी इसके अंदर आनी थी वो आ चुकी है। ऊपर के स्तर पे यहाँ पे 1800-1810 की लेवल के पास एक रेजिस्टेंस क्लियरली देखने को मिल रहा है, तो वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक करें। अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर कोई भी एक बाय पोजिशन नहीं बना है। एचडीएफसी बैंक को अभी आप अवॉइड कीजिए। कूलिंग सेगमेंट में सिम्फनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी रौनक है और ये शेयर चला बहुत है। अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिम्फनी डबल हो गया था। अजीत, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, 1450 से 1500 की रेंज में तो 3 बार आके शेयर थमा वहां पे और उसके बाद फिर से एक रौनक दिखाई दे रही है सिम्फनी में। आज मूव बढ़िया है, क्या इसको राइड करना है आज की तेजी को और ऊपर जाएगा शेयर? ये
देखिए अभिषेक, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक में और काफी मेजर जिसे कहते हैं कि प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन, करीब 5 साल का कंसोलिडेशन एंड हुआ था लास्ट क्वार्टर में। उसके बाद बेसिकली ये तेजी देखने को मिली है। अब आप अपने रिकॉर्ड हाइस के पास काफी पहुंच चुके हैं, तो बेसिकली लास्ट टाइम जो पॉज हुआ था 1700 के पास, वो उसी का एक इंडिकेशन था। मुझे लगता है 1700 के पास जाके शायद दोबारा से थोड़ा सा ये स्टॉक थक सकता है, बट पोजिशनली अगर आप जैसे कि 1 से 2 महीने का व्यू है, तब डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे 1540 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ कि ये इस बार जो अटेम्प्ट करेगा 1700 को ब्रेक करने का, तो शायद एक अटेम्प्ट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके डेफिनेटली वो पार कर पाए और 1760 से लेकर 1800 तक के लेवल्स ही आपको दिखा दे। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तभी इसको अटेम्प्ट करिए, शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है तो अवॉइड करिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो अवॉइड करना है। अगर होल्ड कर सकते हैं तो 1540 थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस जरूर है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो ही आपके लिए ये रणनीति है। वादा की अगर हम शेयरों की बात करें, आप देखिए आज पीएनबी 2.5% नीचे है, ओरेकल फाइनेंशियल में भी 2.5% की कमजोरी है। फर्स्ट सोर्स कल अच्छे से चल रहा था क्योंकि इन्होंने एक कंपनी को अक्वायर किया था विदेश में और उसके चलते इसमें तेजी बनी थी। यूके की कंपनी थी, स्कॉटलैंड बेस्ड थी। LIC हाउसिंग करीब 2% नीचे है। अच्छा, वोडाफोन आइडिया आज फिर से हम देख रहे हैं कि 2% नीचे है। मतलब लोअर लेवल पर ऐसा नहीं कि कोई इसमें उत्साह बन रहा हो। एक दिन की वो खबर आई और इंट्राडे में वो गेन सारे खत्म भी हो गए थे जब ये खबर आई थी कि एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग को 30,000 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स के कंपनी ने ऑर्डर दिए हैं। वोडाफोन आइडिया फिर से 10.5 रुपए के आसपास। ध्वनि, आपका व्यू क्या है 10.5 के आसपास? अवॉइड कर दें, खरीद लें, क्या करें? अभिषेक जी, यहाँ पे इतने सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं और वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जिस हिसाब से इसके अंदर खबरें चल रही है, जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर जो स्ट्रक्चरल डैमेजेस हो चुके हैं, उसके बाद इसके अंदर सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि इसको अवॉइड करके चले। इतने सारे दूसरे ही काउंटर्स है जिनके अंदर बहुत ही यहाँ पे अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं, तो उनकी तरफ अपना रुख बनाए और इस फिलहाल के लिए इस काउंटर को भूल जाए तो बेहतर है। भूल जाए, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो तो भूल भी सकते हैं, जिनके पास है वो कैसे भूलेंगे। 10.5 रुपए का भाव हो गया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जब इसकी रफ्तार हमने देखी थी 11 रुपए पर FPO का प्राइस था, उसके बाद ये शेयर चलते चलते 18 रुपए के आसपास तक गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास 15 रुपए के भाव पर, 16 रुपए के भाव पर या फिर 17-18 रुपए के भाव पर भी होंगे। वो तो फिलहाल ट्रैप्ड हैं। ठीक है, वोडाफोन को लेकर ये व्यू। चलिए, इस शो में तो फिलहाल यहीं तक का सफर है, लेकिन 10 बज गए हैं और विश्वमोहन हमारे साथ तैयार हैं कम्युनिटी 10 बजे 10 मिनट लेकर। लेकिन उसके पहले ध्वनि और अजीत आपसे जानना चाहेंगे, कोई डिस्क्लोजर शेयर करना चाहेंगे आप? ध्वनि, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा करी है उनमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है, क्लाइंट को रिकमेंडेशंस दी गई है। अजीत, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? शुक्रिया अभिषेक। तो देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें से पर्सनली कोई भी स्टॉक मैं होल्ड नहीं करता हूं, बट ये हमारे क्लाइंट्स के पास डेफिनेटली पोजीशंस हो सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न थे, उनके बिल्कुल जवाब देने के लिए अच्छी तरीके से। तो बाजार हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन वाले फीस में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। निफ्टी बिल्कुल सपाट है, निफ्टी बैंक में थोड़ी सी मूव देख रहे हैं, लेकिन कमोडिटीज मार्केट में एक्शन बहुत है और विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन के पास चलेंगे, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट लेकर वो हैं तैयार।